So with this, let's start. तो सबसे पहले तो मैनेजमेंट की जो चैलेंजेस हैं वो क्या है? हमें ये सबको मालूम है कि डेल्टा या जो भी नया वेरिएंट आ रहा है वो पहले से ज्यादा कंटेजियस है. नॉर्मली वी सी इट इन वायरोलॉजी कि जब कोई वायरस ज्यादा कंटेजियंट हो जाता है, जब वो ज्यादा फैलने लग जाता है, तो आइडियली वो कम लीथल होना चाहिए, अदरवाइज वो फैलेगा नहीं. एक बंदे को लगा अगर वो वायरस ज्यादा लीथल है तो वो बंदा उसी वक्त बीमार हो गया, उसने स्प्रेड करना बंद कर दिया, वो लेट गया बेड पर या वो अस्पताल में चला गया. डेल्टा के पास, ये कोरोना वायरस के पास, SARS-CoV-2 के पास एक जो ट्रिक है कि जो इसका इंक्यूबेशन टाइम है, जिसमें ये साइलेंट रहता है लेकिन शेडिंग कर सकता है, उसकी वजह से ये कंटेजियस भी होता जा रहा है और उसकी वजह से ये लिथैलिटी भी अपनी बरकरार रख रहा है. अदरवाइज नॉर्मली इसकी लिथैलिटी को कम से कम होता जाना चाहिए. फर्क अब क्या हुआ कि डेल्टा के अंदर जो वुहान वेरिएंट था या जो ओरिजिनल वेरिएंट था, वाइल्ड टाइप था, उसका इंक्यूबेशन टाइम था 5 दिन से 17 दिन, जिसमें 5 दिन से 2 दिन पहले शेडिंग शुरू हो जाती थी. सिम्टम आने से 2 दिन पहले पेशेंट शेडिंग शुरू करता था. डेल्टा 2 दिन के अंदर सिम्टम ले आता है और विद इन 1 डे शेडिंग करना शुरू कर देता है. चुनाचे इसकी जो प्रोग्रेस है दैट इज वेरी रैपिड. दैट मीन्स कि इसके लिए, इसको मैनेज करने के लिए वी हैव टू बी, फिजिशियंस हैव टू बी रियली फास्ट एज वेल, अदरवाइज ये पलक झपकते में नुकसान कर जाता. नंबर 1. नंबर 2, जो लेटेस्ट इस वक्त पैथोलॉजी की रीजन हमारे सामने आ रही है कि जो वायरस है उसमें है क्या जो नुकसान कर रहा है. तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि स्पाइक प्रोटीन है, लेकिन विद इन द स्पाइक प्रोटीन जो उसका S1 सब डोमेन है, और अगर मैं जल्दी से ड्रॉ कर सकूं, आई एम गोना ट्राई कि मैं जितना भी कम से कम आपका टाइम ले सकूं, लेकिन फर्ज कीजिए ये इसकी स्पाइक प्रोटीन है. तो स्पाइक प्रोटीन का जो S1 डोमेन है, S1 डोमेन वो हिस्सा है जो ACE2 के साथ बाइंड होता है. उस S1 डोमेन के अंदर फर्दर एक हिस्सा है RBD, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन. और मुझे मालूम है कि हम सबको ये चीजें पता है, जस्ट पुटिंग आवरसेल्व्स ऑन द सेम पेज. ये जो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन है और ये जो S1 का पोर्शन है, जब ये डेल्टा हमारे सेल के ACE2 के साथ कनेक्ट करता है तो ACE2 के करीब पड़ी हुई हैं TMPRSS2 प्रोटीन्स, TMPRSS2 प्रोटीन्स. ये प्रोटीन क्लीव कर देती है, काट देती है इस हिस्से को, S2 को S1 से अलग कर देती है. S1 उसके बाद फ्लोट करता है और परे चला जाता है, ये फ्लूइड्स में फिरने लग जाता है. S2 जो है वो कनेक्ट करता है सेल की मेम्ब्रेन के साथ और वायरस को फर्दर फ्यूजन में हेल्प करता है. तो जो लेटेस्ट स्टडीज है उसमें ये है पैथोलॉजी कि S1 जब ये वाला हिस्सा लंग के एपिथेलियम में जाकर ACE2 के साथ कनेक्ट करता है तो एक्यूट लंग इंजरी करता है. इंटरेस्टिंगली, अगर पूरी स्पाइक प्रोटीन ACE2 के साथ कनेक्ट करे लंग में तो इट डज नॉट कॉज एज मच डैमेज एज द S1 पोर्शन अलोन. तो एक तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो कोई हफ्ता पहले हुआ, ये स्टडी आई. दूसरी एक स्टडी आई है, यहाँ पर एक डॉक्टर है अमेरिका में, ये दोनों स्टडीज अमेरिका से आई. एक और डॉक्टर है यहाँ पर, डॉक्टर ब्रूस पैटरसन. उनकी टीम की स्टडी है कि जो लॉन्ग हॉल सिम्टम्स हैं, कि जब किसी को कोविड हुआ और वो ठीक भी हो गए तो उसके बावजूद जो लिंगरिंग इफेक्ट चलते हैं, कई कई साल, अभी तक 12-12 महीने के लिंगरिंग इफेक्ट्स हैं. तो दे फाउंड आउट कि मोनोसाइट्स जो पेरीवास्कुलर एरिया में ट्रेवल करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, हमारी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं या जितने भी हमारे टिश्यू के बाउंड्रीज हैं, ऑफ कोर्स ब्लड वेसल का एरिया भी बाउंड्री का एरिया है, वहां पर मोनोसाइट बैठे हुए हैं और मोनोसाइट इन एरियाज को पेट्रोल करते हैं और वो ये देखते हैं कि इंटरफेसेस से कोई पैथोलॉजिकल चीजें तो क्रॉस नहीं हो रही. इन मोनोसाइट्स ने जो S1 डोमेन है उसको कैरी किया हुआ है. दे हैव प्रूव्ड इट. ये कोई स्टडी आई थी महीना पहले. इसका रिजल्ट ये है कि जिस मोनोसाइट में S1 डोमेन इज प्रेजेंट एंड परसिस्टिंग, वो मोनोसाइट खत्म नहीं होता, एपोप्टोटिक नहीं होता, इट कीप ऑन लिविंग. व्हेन इट कीप्स ऑन लिविंग तो वो ये करता है कि इट कीप्स ऑन रिलीजिंग साइटोकिन्स. उन साइटोकिन्स का रिजल्ट ये है
کہ پیشنٹ کو کنٹینیوسلی امیون ایکٹیویشن ہوتی رہتی ہے اور سمٹمز آتے رہتے ہیں. تو ایک سب سے اہم چیز اگر آج کا ہمارا ٹیک اوے ہو تو وہ یہ ہے کہ جو S1 ڈومین ہے اسپائک پروٹین کا, دیٹ از اے پرائمری ڈرائیور آف دا ایکیوٹ اینڈ لانگ ٹرم آؤٹ کمس. اس کے بعد جو ایڈوانس ایج اور کوماربیڈیٹیز ہیں, ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ وہ پری ڈسپوز کرتی ہیں پیشنٹ کو ٹو سیویئر ڈیزیز. اس کے بعد ویکسین ایفیکیسی اس وقت ایک چیلنج ہے. ایک یہ جو بات کہ ویکسین کے بعد انفیکشن نہیں ہو سکتی, یہ بات صحیح نہیں ہے اور تھی بھی صحیح نہیں. یہ یہاں پر کم از کم امریکہ میں تو میڈیا ایسے کرتا ہے جیسے یہ کوئی نئی ڈسکوری ہے. دیکھیے ریسپیٹوری وائرس ہے, ویکسین جب ہم نے دی تو اس میں IgM پروڈیوس ہوا, اس کے بعد IgG پروڈیوس ہوا, پھر اس کے ساتھ IgA پروڈیوس ہوا, IgA چلا گیا میوکس میمبرینز میں, IgG جسم میں پھیلنے لگ گیا. تھوڑے دنوں کے بعد جو ریسرچ ہے ڈیلٹا کے لیے وہ, اور جو کرونا SARS-CoV-2 کے لیے وہ ہے کہ ود ان 90 days اینٹی باڈیز وین کرنا شروع کر دیتی ہیں, نیچے جانا شروع کر دیتی ہیں. جب وہ نیچے جاتی ہیں, اور یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے, ہمارا امیون سسٹم ہمیشہ کے لیے کوئی اینٹی باڈی فل اسٹرینتھ پہ نہیں بناتا, نہیں تو ہمارا بلڈ جو ملک شیک بن جائے. تو وہ جب ویننگ ہوتی ہے تو اس وقت اگر انفیکشن دوبارہ ہو, اٹس اے ریسپیٹوری وائرس, ہمارے منہ میں سے یا ناک میں یا آنکھ میں آنے سے کوئی روک تو نہیں سکتا اس کو, چاہے ویکسین ہو. اور اگر IgA اس وقت موجود نہیں ہے میوکس میمبرین میں تو وائرس ول ارائیو ان our mucous membranes, would attach to our cells and start replicating there. امیون سسٹم کو ری ایکٹیویٹ ہونے میں, اپنے میموری سیلز کو اٹھا کے ان کو ایکٹیویٹ کرنے میں, ان کو پرولیفریٹ کرنے میں, ان کو ڈیفرینشیٹ کرنے میں 24 hour to 48 hours لگتے ہیں. دیٹ مینس کہ ویکسینیشن کے باوجود اگر ڈیلٹا ہمارے منہ میں لینڈ کرتا ہے تو ہمیں یہ 2 دن کم از کم سمٹم دے سکتا ہے. اب بیسڈ آن پرسنز باڈی اینڈ دیئر کوماربیڈیٹیز, دیز سمٹمس could be severe enough to land them in a hospital. لیکن جنرلی یہ مائلڈر فارم کی طرف رہتی ہے ڈیزیز. سو ویکسین ایفیکیسی ایک چیلنج ہے. اس کے بعد ایک اور جو بہت بڑی مسئلہ ہے اس وقت, اور ہر اسٹڈی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیتھولوجی کی جب بات کرتے ہیں تو وٹامن ڈی کی طرف بات کرتے ہیں. وٹامن ڈی اکثر ملکوں میں, اسپیشلی یہ جو یوروپین سائڈ ہے, ان میں وٹامن ڈی کی کمی ہے بیکاز یہاں پہ موسم کولڈ ہے, لوگوں کی ڈریسنگ جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ ریپ کر کے سردی میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں. ریزلٹ از دس کہ وٹامن ڈی لیول اگر کم ہو تو SARS-CoV-2 کی انٹینسٹی زیادہ ہو جاتی ہے. انہوں نے ایک اسٹڈی کی, اسٹڈی میں تھا انوالوڈ ایران, کینیڈا اور US. کینیڈا سے اسٹڈی لیڈ ہوئی تھی, ڈیٹا انہوں نے ان ملکوں سے لیا. They did a study کہ وہ لوگ above 60 years of age جن کے وٹامن ڈی کے لیول 40 نینوگرام پر ملی لیٹر سے کم ہے, ان میں ہر 100 میں سے 6 بندہ ہاسپٹلائز ہوتا تھا. لیکن جن کے وٹامن ڈی کے لیول جو تھے وہ 40 نینوگرام, نارملی سفیشنسی کہلائی جاتی ہے وٹامن ڈی کی 30 نینوگرام پر ملی لیٹر, جن کی 40 نینوگرام پر ملی لیٹر سے اوپر تھی ان کے اندر 0.6% per 100 was hospitalized. It was such a drastic improvement just by having the correct vitamin D levels. اب ڈیزیز کے جو فیزز ہیں, ہمیں اگین پوری دنیا اس چیز کو دیکھ رہی, 18 مہینے ہو گئے. فیزز ایک تو پری ایکسپوجر ہے, ایکسپوجر سے پہلے, اس کے بعد ایکسپوجر اینڈ انکیوبیشن جس میں اکثر ہم میں سے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وائرس has landed in our mouth or nose and it is now replicating and it would start symptoms later on, اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ شیڈنگ کر رہا ہو. پھر سمپٹومیٹک فیز ہے جس میں وائرل فیز ہے. اس کے بعد پلمونری یا سائٹوکین فیز ہے جس میں نارملی وائرس اپنا ڈیمیج کر کے چلا گیا. امینالوجی میں ہم اسے کہتے ہیں اور وائرولوجی میں ہم اسے کہتے ہیں ہٹ اینڈ رن, کہ وہ وائرس نے اپنا کام کر لیا اور وہ غائب ہو گیا, اب امیون سسٹم پاگل ہو رہا. وہ سائٹوکین اسٹارم جو ہے دیٹ از کنٹینیوئنگ اینڈ آئی ول ڈسکس کہ ہاؤ دیٹ ہیپنس. اس کے بعد ہے پوسٹ کووڈ سیکویلے. اس کی 2 ٹائپس ہیں. جب کووڈ ختم ہو گیا تو ایک تو یہ کہ جو ٹیشو ڈیمیج کر گیا, اس ٹیشو ڈیمیج کے ظاہر ہے کہ آؤٹ کمس ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر امیون سسٹم کو ڈس ریگولیٹ کر گیا کووڈ تو پھر وہ لانگ ٹرم ایفیکٹ جو ہیں وہ بھی شروع ہو جائیں گے. تو آئی ول ڈسکس دیم اور ان کی مینجمنٹ ان اے سیکنڈ. تو پیتھولوجیکل پروسیسز کیا ہیں, یہ وہ چیز ہے جو ابھی تک کسی جگہ پر
कंसोलिडेटेड नहीं थी कि कोविड में पैथोलॉजीज हैं क्या. हमें ये बात तो समझ आ रही थी क्लिनिकली कि नेजोफेरिंजियल एरिया से शुरू हुआ, किसी में वो कफ हुई, उसके बाद लंग इन्वॉल्व हो गए, किसी में वास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, लेकिन व्हाट आर ऑल द पैथोलॉजीज टुगेदर वो अभी तक किसी ने रखी नहीं थी. यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर पॉल मैरिक. डॉक्टर पॉल मैरिक और डॉक्टर मधुरी ने मधुरी प्रोटोकॉल दिया हुआ है स्टेरॉइड के यूज का आईसीयू में. डॉक्टर पॉल मैरिक पल्मोनोलॉजिस्ट हैं आईसीयू में वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में. इन लोगों ने मिलकर तो एक स्टडी दी है कि पैथोलॉजी टुगेदर इस वक्त तक कितनी हमें मिली है. तो मैं वो आपको भी दिखाता हूं कि उसमें क्या मसला है. सो पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस में 3 मेन प्रोसेस हैं. एक है कि वायरस की वजह से टिश्यू डैमेज, वायरस सेल के अंदर गया और रेप्लिकेट हुआ, जब बाहर निकला सेल टूटा और वो टिश्यू डैमेज हुआ. दूसरा ये है कि दिस इज अ यूनिक वायरस कि जब ACE2 के साथ लगा तो ACE1 और ACE2 का जो आपस में प्रो इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी बैलेंस है उसको ये डिस्टर्ब करता है. ये दूसरे वायरसेस ऐसे नहीं करते. ये दिस वायरस हैज दिस स्पेसिफिसिटी कि ये एडिशनली इन्फ्लेमेटरी सिस्टम को प्रो इन्फ्लेमेटरी कर देता है. जब ये ACE2 को ब्लॉक करता है तो ACE2 का काम होता है कि ACE1 की एक्टिवेशन से जो इन्फ्लेमेशन होती है, ACE2 के जो सबस्ट्रेट्स हैं वो उसको काउंटरएक्ट करते हैं. तो ये ACE2 को ब्लॉक करने से प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट को बढ़ा देता है. और तीसरा ये है कि इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है टू ट्राई टू कंट्रोल द वायरस तो उसका डैमेज. तो 3 तरह के डैमेज है. नॉर्मली पैथोजेंस कॉज 2 डैमेज, डायरेक्ट अटैक बाय द पैथोजन एंड द इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स. इसके केस में एक थर्ड भी इफेक्ट है. हियर इज द कैटेगरीज ऑफ डैमेज. नेजोफेरिंजियल एरिया का टिश्यू डैमेज, उसका हमें पता है कि जब वायरस लैंड करता है कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, इरिटेशन होती है आंखों में. ऑल्फैक्टरी म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट जो स्टडी थी, ये बड़ी देर से बात हो रही थी कि एनोज्मिया हो जाता है, सेंस ऑफ स्मेल एंड फ्लेवर खराब हो जाती है. असल में सेंस ऑफ स्मेल खराब होती है, फ्लेवर चूंकि उसका हिस्सा है टेस्ट प्लस स्मेल, तो जब स्मेल उतर गई तो फ्लेवर खराब हो जाता है. तो पेशेंट कहता है मुझे मेरा टेस्ट ठीक नहीं है. असल में टेस्ट के सिस्टम ठीक है और ऑल्फैक्शन के सिस्टम खराब होता है. तो उसमें पहले हमें ये पता नहीं चलता था कि खराब होता क्या है. तो नाउ दे नो देयर इज अ स्टडी दैट शोड कि ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है, वायरस causes inflammation of epithelial or supporting tissue, not the neurons of the olfaction. जब वो वहां पर कंजेशन करता है तो उसकी कंजेशन की वजह से ऑल्फैक्शन जो है वो खराब होती है या एनोज्मिया हो जाता है. कुछ लोगों में फैंटम स्मेल्स भी आती हैं कि वो कहते हैं मुझे सिगरेट की स्मेल आ रही है, या कोई कहता है मुझे परफ्यूम की स्मेल आ रही है, व्हाइल इट इज नॉट देयर. तो ऑल्फैक्टरी म्यूकोजल इन्वॉल्वमेंट है. एयरवे का हमें पता है, लंग टिश्यू का डैमेज का हमें पता है, माइक्रो एंजियोपेंथीज एंड थ्रोम्बोसिस हमें पता है. जो लोग अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटलाइज हो गए या आईसीयूज में चले गए, उनमें मेजॉरिटी प्रॉब्लम इज द वास्कुलर एंडोथेलियल इश्यूज. प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड सेरोटोनिन, ये हमें पता था कि प्लेटलेट एक्टिवेशन होती है, थ्रोम्बोसिस होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि दैट वाज नॉट ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वायरल अटैक. इंस्टेड जब एंडोथेलियाइटिस होता है तो उसके साथ जब प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं तो उसमें से सेरोटोनिन का रिलीज आता है. दैट सेरोटोनिन इटसेल्फ कॉजेज फर्दर स्टॉर्म्स. सो सेरोटोनिन इन्वॉल्वमेंट, दैट मीन्स कि जो हम प्लेटलेट स्टेबलाइजर्स देते हैं या एंटी प्लेटलेट्स देते हैं या सेरोटोनिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देते हैं, उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है पेशेंट की सिवियरिटी ऑफ डिजीज को कम करने का, या अगर वो भी आउट पेशेंट में है तो आउट पेशेंट से हॉस्पिटलाइज होने से बचाने का. तो पहले ये लगती थी बातें तुक्के, क्योंकि क्लिनिकली लोग ट्राई कर रहे थे. नाउ देयर आर कनेक्शंस टू पैथोलॉजी इटसेल्फ टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों ड्रग्स काम कर रही थी. मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस सारी पैथोलॉजी के अंडर कोविड की जो मेन सेल टाइप खराब होती है वो 2 हैं. एक है मोनोसाइट which continues to hold on to S1 and keeps becoming triggered, और दूसरा है मैक्रोफेज. मैक्रोफेज के अंदर what we are finding is कि मैक्रोफेज, हमें पता है कि इसकी 2 स्टेट्स हैं मैक्रोफेज की, प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेट, M1 and M2.
मैक्रोफेज स्टक हो जाता है प्रो इन्फ्लेमेटरी स्टेट में. It continues to produce interleukin 1 and 2 and 8 and 6 and TNF and so on. The result of that is the immune system continues to stay up and running, and that causes symptoms. Question अभी तक जो resolve नहीं हुआ वो ये है कि मैक्रोफेज स्टेट में स्टक होता क्यों है. ये हमें अभी भी नहीं पता चला कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन ये पता चल गया कि वो मैक्रोफेज मुसलसल एक्टिवेटेड है. तो मैक्रोफेज एक्टिवेशन सिंड्रोम is a huge problem. अब लकीली जब हमें ये पता है कि MAS होता है तो फिर आप MAS की जो मेडिसिन हैं वो दें तो आप इसकी सिवियरिटी को कम कर सकते हैं. इसके साथ में मैस्ट सेल एक्टिवेशन. मैस्ट सेल एक्टिवेशन, यहाँ पर एक डॉक्टर है, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, डॉक्टर एफरीन. उन्होंने ये स्टडी दी कि जो कोविड के सीवियर पेशेंट्स हैं उनके अंदर हिस्टामिन लेवल ज्यादा है और उनके अंदर मैस्ट सेल एक्टिवेशन ज्यादा है. अब जो बात वो नहीं अभी तक कनेक्ट कर सके और कोई भी नहीं कर सका अभी तक, इंशाल्लाह इवॉल्व होगा, मजीद पता चलेगा, वो ये कि क्या मैस्ट सेल की एक्टिवेशन से सिवियरिटी होती है या सिवियरिटी की वजह से एक्टिवेशन भी हो रही है, इसका भी नहीं पता है. लेकिन कुछ लोगों में मैस्ट सेल जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से क्रोनिक डिजीज आ जाती है उनमें. चुनाचे मैस्ट सेल को मैनेज करना is very important during the acute phase and during the hospitalized phase. और finally दो तीन और important pathologies. एक है auto antibodies. Auto antibodies हमें, it is such a strange virus. Once again, it's a unique virus and that is why we are seeing a pandemic by this. जो spike protein है उसकी जो mimicry है कि उसके ऊपर जो पैटर्न बने हुए हैं, अगर मैं जल्दी से इसको यहाँ पर, जो इसके पैटर्न्स हैं स्पाइक प्रोटीन के ऊपर, ये पैटर्न्स हमारे टिश्यूज, इतने टिश्यूज के साथ मैच कर रहे हैं कि वी एंड अप गेटिंग सो मेनी ऑटो इम्यून डिजीजेस. फॉर एग्जांपल कार्डियक इन्फ्लेमेशन कर रहा है, खाली साइटोकिन नहीं, एक्चुअली एंटीबॉडीज अटैक कर रही है हार्ट को. इसके अलावा पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है. एक चीज जो अभी हम शायद सिर्फ सस्पेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि आज लोगों को जो पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा डैमेज होगा पैंक्रियास, उनको डायबिटीज अर्ली हो जाएगी जिसको अभी हम देख भी नहीं सक रहे. लेकिन वो शख्स फॉर एग्जांपल आज किसी को कोविड हुआ और जरा सा सीवियर हुआ तो उसका फर्ज कीजिए उसकी उम्र 20 साल थी या 30 साल थी, तो इट इज पॉसिबल कि एक और 30 साल के बंदे को डायबिटीज हो 50 साल की उम्र में. तो इट इज पॉसिबल कि कोविड वाले बंदे को 40 साल की उम्र में डायबिटीज हो जाए क्योंकि उनका पैंक्रियास पहले ही थोड़ा सा डैमेज हो चुका है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स दैट वी सीइंग. एक और बड़ा ही अहम स्टडी, ये स्टडी आई थी कोई 2 महीने पहले. इस स्टडी में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि खाली ब्लड वेसल डैमेज नहीं हो रहा, जो ब्लड वेसल के अंदर सेल्स पड़े हुए जो आरबीसीज हैं और जो डब्ल्यूबीसीज हैं, जो मोनोसाइट्स हैं, उनकी शक्ल खराब, उनके फिनोटाइप खराब हो गए. तो जो ब्लड के आरबीसी सेल्स हैं फॉर एग्जांपल, दे बिकम वेरी मुशी. जब वो मुशी हो जाते हैं तो वो ब्लड वेसल्स के अंदर से प्रॉपरली जब मूव नहीं करते तो कंजेशन, वो दे कॉज ब्लॉकेड इन द ब्लड वेसल्स जस्ट लाइक सिकल सेल डिजीज, और उसकी वजह से कंजेशन करते हैं. फॉर्चुनेटली चूंकि आरबीसी रिसाइकल होता रहता है तो इस तरह के जो सिम्टम आउटकम है नॉर्मली वो 90 डेज तक लिंगर करते हैं. अगर सिकल सेल वाला पेशेंट है तो जल्दी. द पॉइंट इज कि ब्लड सेल एब्नॉर्मेलिटी, शेप एब्नॉर्मेलिटीज कैन कॉज ए लॉन्गर टर्म आउटकम ऑफ द कोविड एज वेल. तो जब तक नए सेल नहीं बनते और उनकी शेप सही नहीं आती उतनी देर तक वो सिम्टम्स चलते रहते हैं. और ये नई स्टडी है, कोई 2-4 दिन पहले आई है. दिस इज ऑल्सो डॉक्टर पॉल मैरिक्स टीम. माइक्रोबायोम, हमारी गट के अंदर, ये स्टडी चाइना से आई थी कोई 1 साल पहले, कि पेशेंट जिसको कोविड हुआ है वो 59 डेज आफ्टर द रिकवरी ऑफ कोविड कैन स्टिल बी शेडिंग द वायरस और द पार्ट्स ऑफ द वायरस इन देयर फीकल मैटर. द न्यूअर स्टडी इज कि ना सिर्फ ये कि वो शेड करते हैं अपने पूप में वायरस को, उनका जो नॉर्मल फ्लोरा है जीआईटी का वो भी चेंज हो जाता है. क्वेश्चन अभी भी ये है कि क्या कोविड की वजह से फ्लोरा चेंज हुआ या फ्लोरा कोविड की मौजूदगी में फ्लोरा चेंज होने से कोविड की सिवियरिटी बढ़ी. लेकिन ऑल दोज हु हैव सिवियर केसेस ऑफ कोविड, दे हैव ए डिसरेगुलेशन ऑफ माइक्रोबायोम. दैट मीन्स
खाली माइक्रोबायोम के सप्लीमेंट्स देने से कोविड की सिवियरिटी कम होती है। तो ये पैथोलॉजिकल बेसिस है जो अभी तक पता है। आई एम श्योर कि इसमें फर्दर एवोल्यूशन आएगी, कुछ चीजें इसमें रह जाएंगी, कुछ कट जाएंगी, कुछ फर्दर ऐड होंगी। आई वांट टू कंटिन्यू टू द सेलुलर मैकेनिज्म्स। इन सारों की बेसिस पर मैनेजमेंट है। सेलुलर मैकेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट है S1 पार्ट। ये मैंने बात पहले भी की कि S1 का ACE2 के साथ जो कनेक्शन है दैट इज अ प्राइमरी प्रॉब्लम। तो हमें ये इस बात का सबको पता है कि जो S1 और ACE2 में रिलेशनशिप है, ACE1 और ACE2 में वो रिलेशनशिप ये है कि ACE1 इज प्रो इन्फ्लेमेटोरी। इसके जितने भी सबस्ट्रेट्स हैं वो इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। ACE2 कि जो जब यहां से एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2 में, तो एंजियोटेंसिन 2 इधर ACE2 पे कन्वर्ट होता है, तो यहां से फर्दर डिग्रेड होता है। इसकी जो प्रोडक्ट्स बनती हैं दे आर एंटी इन्फ्लेमेटोरी। तो अब इन दोनों का आपस में बैलेंस है। इमेजिन कीजिए कि वायरस आया SARS-CoV-2 और उसने ACE2 को ब्लॉक करना शुरू किया। तो जब उसे ब्लॉक करना शुरू किया तो प्रो इन्फ्लेमेटोरी स्टेट बढ़ गई। दैट इज अ बेसिक प्रॉब्लम। अब ACE2 की जो डेंसिटी है हम में अडल्ट्स में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में काफी है, रीनल सिस्टम में बहुत है, GIT में बहुत है, कार्डियक टिश्यू में बहुत है, और उसके बाद ब्रेन में। लंग में एक्चुअली 3rd या 4th नंबर पर है। बच्चों में इट इज इंटरेस्टिंग कि बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ACE2 की डेंसिटी कम है, जिसकी वजह से बच्चे इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, उनका वायरस लोड बढ़ता ही नहीं, बिकॉज दे एक्चुअली हैव लेसर ACE2 डेंसिटी। सो पहली बात तो ये होगी कि जो हमारे पास S1 यूनिट है जब वो कंबाइन करता है ACE2 के साथ, तो ACE2 के ब्लॉकेट से प्रो इन्फ्लेमेटोरी स्टेट बढ़ जाती है। उसके बाद मैंने बात की कि S1 जो मोनोसाइट में फंस जाता है और मोनोसाइट कंटिन्यू टू कैरी देम, दे लूज देयर कैपेबिलिटी ऑफ एपोप्टोसिस एंड दे बिकम इमोर्टल सेल्स विद S1 एंड कंटिन्यूअसली ट्रिगर्ड। हम ये कहते हैं कि वो क्लासिक स्टेट में अटक जाते हैं। उसके बाद ACE1 और ACE2 का इम्बैलेंस हुआ जो मैंने अभी बात की। एक और बड़ी अहम बात है, दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म जो हर वायरस नहीं करता, वो ये है कि फर्ज कीजिए ये हमारा सेल है और ये न्यूक्लियस है। जब SARS-CoV-2 डेवलप होता है तो इसकी जो प्रोटीन्स डेवलप हो रही है हमारे सेल में, जब डुप्लीकेट ये हो रहा है, तो इसके कुछ एंजाइम्स हैं जो ये करते हैं कि इंपोर्टिन अल्फा और बीटा, हमारे सेल में इंपोर्टिन अल्फा और बीटा प्रोटीन्स पड़ी हुई। इन प्रोटीन्स का काम है कि ये जाती हैं न्यूक्लियस में और ट्रिगर करती हैं जीन्स टू प्रोड्यूस इंटरफेरॉन्स। SARS-CoV-2 की प्रोटीन्स जो एंजाइम्स हैं वो इंपोर्टिन अल्फा और बीटा को डिसरप्ट करती है। द रिजल्ट ऑफ दैट इज के जो न्यूक्लियस को मैसेज जाना है कि we are under attack and we need to produce interferons so that the next door neighboring cells can up their defenses, well, the whole system is down regulated. Result of that is कि the cells cannot really prepare themselves कि वो अपने आप को डिफेंड करें और वो सेल बड़े आराम से अटैक में आ जाते हैं। इंटरफेरॉन 3 जो ऑल्सो डिफेंस के लिए, वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा मैक्रोफेज की जब एक्टिवेशन होती है तो IL-1, 6, 8 और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज CCL3, 4, 5 और VEGF इंक्रीज हो जाते हैं। इसमें थेराप्यूटिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए IL-8 ब्लॉकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, IL-6 ब्लॉकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, CCL4 एंड 5 रेंटीज जो है उसका काम है कीमोटैक्टिस करवाना T सेल और B सेल्स का। चुनाचे वी हैव टू ब्लॉक द रेंटीज। दैट मीन्स कोई भी ऐसी मेडिसिन जो CCR5 को रोकती है दैट वुड हेल्प अगेंस्ट दिस वायरस। तो वो मैं भी अर्ज करूंगा आगे मैनेजमेंट में जब मैं ड्रग्स को लिस्ट आउट करता हूँ। इसी तरह से वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स और उसका वो बहुत बढ़ जाता है। सो वो लोग जिनकी कोविड लिंगर करता है एज ए लॉन्ग हॉल, उनके अंदर VEGF के लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कि आज से 6 महीने पहले सिर्फ सस्पेक्ट की जा रही थी कि शायद ऐसा होता है। नाउ देयर आर स्टडीज दैट आर शोइंग इट एंड दैट इज के EBV की एक्टिवेशन हो रही है। अगर EBV की एक्टिवेशन हो रही है तो इट इज पॉसिबल कि दूसरे डॉर्मेंट जो वायरसेस बैठे हुए हैं उनकी भी एक्टिवेशन हो सकता हो रही हो। पर इसकी तो स्टडी आ गई। इसकी स्टडी ये आई थी कि रिसर्चर्स वर ट्राइंग टू सी कि क्या साइटोमेगलो वायरस की रीएक्टिवेशन तो नहीं हो रही।
تو ان کو साइटोमेगलो वायरस की रिएक्टिवेशन नहीं मिली, इंस्टेड EBV की उनको रिएक्टिवेशन मिल गई. तो दैट इज एन एडिशनल पैथोलॉजी दैट इट डज. उसके बाद ऑफ कोर्स हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन होती है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बहुत ज्यादा. अब कुछ लोग हम में से ऐसे हैं कि अगर उन्हें कोविड हो जाए तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं. देयर आर सम ऑफ अस कि जो अनफॉर्चुनेटली अस्पताल में पहुंच जाते हैं, आईसीयूज में पहुंच जाते हैं, फोत हो जाते हैं. बट देयर आर people who actually handle it asymptomatically. So there was a study that tried to understand कि क्या what is the mechanism of asymptomatic COVID. तो बच्चों में चूंकि ज्यादा होता है तो they understood the children first. तो दो स्टडीज थी, एक उन्होंने एडल्ट्स के साथ और एक बच्चों के साथ. और ये सारी स्टडीज दैट आई एम डिस्कसिंग, अगर कोई भी प्लीज अगर आप चाहें तो मैं आपको उनके लिंक्स भेज दूंगा फॉर फर्दर डिस्कशंस और रिव्यूज. एक सबसे अहम चीज ये बच्चों में कि बच्चों के नेचुरल किलर सेल विच इज द पार्ट ऑफ इनेट आर्म, नेचुरल किलर सेल्स की क्वांटिटी भी ज्यादा है और फंक्शन भी ज्यादा है. अडल्ट्स में, हम में नेचुरल किलर सेल्स के नंबर भी कम है कंपेयर टू बच्चे, और हमारे नेचुरल किलर सेल्स का फंक्शन भी कम है. एंड देन देयर इज ऑन टॉप ऑफ दिस हमारे साथ एक और मसला ये कि अगर हम स्ट्रेस में हो, जो कि आजकल पैंडेमिक की वजह से ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज इन स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस में हो तो जो एपिनेफ्रिन रिलीज होती है, एपिनेफ्रिन रिड्यूसेस नेचुरल किलर सेल्स फंक्शन प्लस न्यू नेचुरल किलर सेल प्रोडक्शन. जापान ने एक स्टडी की थी आज से कुछ 6 महीने पहले. उन्होंने ये किया कि उन्होंने 2 ग्रुप लिए लोगों के, और उन्होंने कहा, एक ग्रुप को कहा कि आप जंगलों में जाएं और जाके वहां पर रिलैक्स होके आए 3 दिन, और एक और ग्रुप को कहा कि आप शहर में जाएं और जाके जो क्लब्स में जाएं और नाच गाना करें और खुश होके आए, और लेट्स सी कि क्या फर्क आता. जो लोग जंगलों में गए उनके नेचुरल किलर सेल्स की क्वांटिटी बढ़ गई हुई थी जब वो वापस आए, और सिग्निफिकेंटली बढ़ गई हुई थी. जो लोग शहर में गए, जिन्होंने कहा था कि जहां मर्जी जाओ शहर में, उनके नेचुरल किलर सेल्स नहीं बढ़े थे. स्टडी का कंक्लूजन ये था कि अगर आप पौधों के करीब हों जो कि फेंटोन साइट्स को रिलीज करते हैं, ये जो पौधों के ऑयल्स हैं, जब आप किसी दरख्त के करीब से गुजरे सुबह तो उसकी खास खुशबू आती है. वो जो ऑयल्स हैं दे हेल्प अस इंप्रूव आवर नेचुरल किलर सेल्स. दूसरी स्टडी उन्होंने ये की कि जो लाइट एक्सरसाइज है दैट आल्सो हेल्प्स अस इंप्रूव आवर नंबर ऑफ नेचुरल किलर सेल्स. रिगरस एक्सरसाइज, टफ एक्सरसाइज से एक्चुअली नेचुरल किलर सेल नीचे चले जाते हैं, बिकॉज टफ एक्सरसाइज का मतलब है हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाती है, और जब बॉडी स्ट्रेस में जाती है तो नेचुरल किलर सेल्स का फंक्शन नीचे जाता है. दैट मीन्स कि खुश रहने का जो भी तरीका हो सके उससे नेचुरल किलर सेल्स का नंबर बढ़ता है. बच्चों में ये नेचुरली ज्यादा होता है. दूसरा, बच्चों के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स में ACE2 की क्वांटिटी कम है. सो ऐसी कोई भी बंदी जिसके ACE2 की क्वांटिटीज आर लेस, number of ACE2 are less, they actually have less chances of more symptoms. उसके बाद क्रॉस रिएक्टिविटी टू अदर रेस्पिरेटरी एपिथेलियल इन्फेक्शंस. तो बच्चों को नॉर्मली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉमन है, जिसकी वजह से उनका innate arm is more adept to figure out how to handle respiratory infections. हम adults में कम होती हैं respiratory infections, so हमारा respiratory system is not as active, जो डिफेंस सिस्टम है. और फाइनली एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी जो उन्होंने ऑब्जर्व की, वो ये थी कि हमें ये पता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज द इनेट आर्म. जब पैथोजन एंटर हुआ इनेट आर्म में, यानी जब हमारी बॉडी में एंटर हुआ, तो इनेट आर्म के अंदर से मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स और न्यूट्रोफिल्स, उन लोग डेनेटिक सेल्स, उन्होंने वो एक्टिवेट हुए और उन्होंने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया. उसके रिस्पॉन्स के दौरान हमें ये भी पता है कि नाइव टी सेल जो है वो आके डॉक करेगा माइक्रोफेज के साथ या डेंड्रिटिक के सेल के साथ. उसके रिजल्ट में नाइव टी सेल अगर इंटरल्यूकिन 12 नहीं मौजूद और इंटरल्यूकिन 4 मौजूद है, तो दिस विल बिकम टी हेल्पर 2 which would then cause B cell to become a plasma cell. Again, ये सारी चीजें जो हमें पता है, I want to make a point here, और यहाँ से एंटीबॉडीज आएंगी. On the other hand, अगर इंटरल्यूकिन 12 मौजूद है जो नॉर्मली मैक्रोफेजेस से आता है, तो नाइव टी सेल बन जाता है टी हेल्पर 1, और टी हेल्पर 1 का हमें पता है कि ये एक्टिवेट करता है साइटोटॉक्सिक टी सेल को. दे हैव ऑब्जर्व कि स्टडी में कि वो अडल्ट्स जो एसिम्प्टोमेटिक हैं
उनका T helper 1 arm is active. So that means कि हम जो इतनी कोशिश करते रहते हैं कि वैक्सीन दें या कुछ ऐसा काम करें कि T helper 2 arm ज्यादा एक्टिव हो, एंटीबॉडीज ज्यादा बने, एक्चुअली ये वाला आर्म जो है it propagates more cytokine production and it causes more cytokine storm. So वो लोग जिनमें T helper 1 is dominant, और हमें ये भी पता है कि ये ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही आर्म चले. So normally क्या होता है कि let's say adults में 20% प्रोटेक्शन आई innate आर्म से, और let's say majority 60% प्रोटेक्शन आ गई एंटीबॉडीज से, और बाकी जो है वो 20% वो साइटोटॉक्सिक से आ गई. बच्चों में 40% आ जाती है innate आर्म से, और बाकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुए. एसिम्प्टोमेटिक एडल्ट्स में मेजॉरिटी T helper 1 पाथवे से आती. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग. सो दे आर ट्राइंग टू सी कि क्या हम थेराप्यूटिक्स ऐसे बना सकते हैं कि जो T helper 1 पाथवे को सपोर्ट करें. जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है, उनके अगर आप जो ट्रायल का वो जो डॉक्यूमेंट है उसको अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि कंपेयर टू अदर वैक्सीन्स वी predominantly move the immune system towards T helper 1. तो T helper 1 की जो मूवमेंट है वो इंटरेस्टिंग है. अच्छा, अब हम मैनेजमेंट की अप्रोचेस हमारे पास के. तो ऑफ कोर्स हमारे पास है प्रोफिलैक्सिस कि बचत कैसे करनी है, उसके बाद एक्यूट को कैसे हैंडल करना है, हॉस्पिटल को कैसे करना है, और उसके बाद पोस्ट कोविड को कैसे करना है. तो प्रोफिलैक्सिस में ऑफ कोर्स फिजिकल डिस्टेंस, मास्क पहनना, हाथ धोने, अच्छी जो हाइजीनिक हैबिट्स हैं, रिलैक्स रहना, दरख्तों के पास वॉक करना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हेल्प करती हैं प्रोटेक्ट करने से. उसके साथ ऑफ कोर्स वैक्सीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. वो भी हमें प्रोटेक्ट करती हैं एज मच एज पॉसिबल, प्राइमरीली वैक्सीन्स और लाइफस्टाइल. इसके अलावा एक मलेशिया से स्टडी आई कि वो लोग जो लिस्ट्रीन के साथ माउथ वॉश से गार्गल करते हैं थ्राइस अ डे, उन्होंने 3 लोगों को 3 ग्रुप्स बनाए. एक ग्रुप को पानी से वॉश करने को कहा, एक ग्रुप को उन्होंने आई थिंक के माउथ वॉश से लिस्ट्रीन के, और एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा कि तीसरा कौन सा कंपोनेंट था. तो जिन लोगों के माउथ वॉश जो यूज कर रहे थे थ्राइस अ डे, दे हैड वेरी लेसर चांस ऑफ द इन्फेक्शन, और अगर उन्हें इन्फेक्शन होती भी थी तो उनका वायरल लोड बड़ा कम रहता था. तो ये एक प्रैक्टिकल सी चीज है जो हम सब कर सकते हैं. और इससे मुझे वो ये जो नमाज पढ़ना और नमाज से पहले मसवाक करना, दैट सीम्स सो प्रैक्टिकल कि ये मलेशिया की स्टडी थी 3 times माउथ वॉश, तो हम 5 वक्त वी कैन डू दैट. इसके बाद आइवरमेक्टिन का बहुत ज्यादा इस वक्त अमेरिका में रोला पड़ा हुआ है कि जनाब ये हॉर्स पेस्ट है और ये डॉग पेस्ट है, और ये कैसे हो सकता है कि कोई आइवरमेक्टिन यूज करे. तो आई वांट टू क्विकली जस्ट शो यू कि मैकेनिज्म इसका क्या है. आइवरमेक्टिन का मैकेनिज्म ये है कि जब आइवरमेक्टिन का मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में आता है, और मेरे पास इनके सारे की स्टडीज हैं. जो पहली स्टडी आई थी कैली एंड ए ऑल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, उस स्टडी में उन्होंने इन विट्रो स्टडी की थी कि इन्फेक्टेड सेल्स थे, इन्फेक्टेड विद द SARS-CoV-2. उसके ऊपर जब उन्होंने आइवरमेक्टिन डाली, और ये जो आइवरमेक्टिन की डोज थी, दिस वाज हायर देन थेराप्यूटिक डोज, सो इट वाज नॉट समथिंग दैट कुड बी मैप्ड टू अस. लेकिन लेट्स सी कि किया क्या, आइवरमेक्टिन की मौजूदगी में विद इन 48 आवर्स जो प्रोडक्शन ऑफ वायरस थी या वायरल लोड था वो 99% खत्म हो गया. विद इन 24 आवर वो 95% कम हो गया. सो क्वेश्चन ये द क्वेश्चन बिकेम कि हुआ क्या, मैकेनिज्म क्या है. तो इसके मैकेनिज्म्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, और ये अब इसकी स्टडीज हैं. एक मैकेनिज्म आइवरमेक्टिन का ये है कि आइवरमेक्टिन बाइंड्स विद द मॉलिक्यूल है, इट बाइंड्स विद द स्पाइक प्रोटीन. तो वो जब उसे बाइंड करती है तो स्पाइक प्रोटीन ने फर्दर बाइंड करना है ACE2 के साथ. तो इसकी बाइंडिंग में आइवरमेक्टिन कॉजेज डिसरप्शन, उसकी वजह से वायरल अटैचमेंट कम हो जाती. दैट इज वन. सेकंड, वंस द वायरस इज इनसाइड द RNA, तो हमें पता है कि वायरल RNA combines with the ribosomes and the virus starts duplicating itself. तो वायरस का जो RDRP है, that gets affected by 2 substances. एक है ivermectin और दूसरा है जिंक.
इस वजह से आप अक्सर देखेंगे कि थेराप्यूटिक्स में कोर्सेटिन और जिंक की बड़ी वो है प्लेसमेंट है। तो जिंक आरडीआरपी को करता है डिसरप्ट, और आइवरमेक्टिन करती है। उसके बाद आइवरमेक्टिन का एक तीसरा काम ये है कि जो इंपोर्टिन अल्फा और बीटा थे जिसकी मैंने अभी पहले बात की थी, जिनको वायरस आके डिसरप्ट करता है, आइवरमेक्टिन ब्लॉक्स इंपोर्टिन अल्फा बीटा फ्रॉम बिकमिंग अ टारगेट ऑफ द वायरस। चुनाचे सेल का जो इंटरफेरॉन प्रोडक्शन है वो सही रहती है। दैट मीन्स कि जो नेबरिंग सेल है दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। एंड फाइनली आइवरमेक्टिन जो है न्यूक्लियर फैक्टर के बीटा, इस पाथवे को मॉड्यूलेट करती है ताकि प्रो इन्फ्लेमेटरी आउटकम ना आए। तो दिस इज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी आउटकम प्लस वायरल रिडक्शन, जिसके लिए ये काम करती है। So ivermectin 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट once a week। जो इजिप्शियन एक स्टडी थी उसमें उन्होंने they used it only twice in a month। तो इसकी एफिकेसी थी 74%। दैट मींस इट कैन नॉट बी 100%। वैक्सीन्स आर नॉट 100%, लेकिन वैक्सीन्स की माशाल्लाह एफिकेसी है 90% और अबव। तो वैक्सीन इज द फर्स्ट थिंग टू डू। आइवरमेक्टिन कैन नॉट रिप्लेस अ वैक्सीन, एंड अ वैक्सीन अगर उसके साथ आइवरमेक्टिन का भी हो जाए प्रोविजन तो प्रोटेक्शन बढ़ जाती। विटामिन डी लेवल्स का करेक्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, 14 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। मैं नॉर्मली लोगों से ये कहता हूं कि आप अपनी विटामिन डी लेवल करें पहले, उसके बाद डिसाइड करें कि कितने लेने हैं। अगर ये ना हो सके, कोई बंदा हॉट स्पॉट में है, तो फिर आप उनको 50,000 या 1.5 लाख के जो यूनिट्स आते हैं वो देकर उसके बाद you can get the levels done, otherwise 10,000 units for a few days and then stop। अब विटामिन डी को जब हम देते हैं तो हमें ये पता है कि विटामिन डी के साथ जो पार्टनर्स हैं, एक तो कैल्शियम, ताकि अगर विटामिन डी को कैल्शियम की जरूरत पेश आए तो बोन से ना पुल करे, इंस्टेड वो जीआईटी से ले ले। और दूसरा कैल्शियम का जो पार्टनर है वो मैग्नीशियम। द ओनली थिंग इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम को हम इकट्ठे नहीं दे सकते, चुनाचे कैल्शियम अगर सुबह दी है तो मैग्नीशियम दोपहर को, अदरवाइज दे इंटरफेयर विद ईच अदर्स एब्जॉर्प्शन। इसके साथ ही जो चौथा पार्टनर है विच इज एसेंशियल, वो है K2, विटामिन K2 MK7। उसकी वजह क्या है कि जब हमने विटामिन डी को बढ़ाया या नॉर्मल लेवल पे लेकर गए, तो विटामिन डी की कोशिश ये है कि कैल्शियम को मोबिलाइज कर रही है। जब कैल्शियम मोबिलाइज हो रही है तो कैल्शियम ने जाकर तो ब्लड वेसल्स की वॉल्स में बैठना शुरू कर देगी। जहां पर भी उसे मौका मिला इट इज गोना ट्राई टू सेटल डाउन। अब अगर ऐसा हुआ तो एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाएगा, रीनल स्टोन्स बनने शुरू हो जाएंगे। सो वी हैव टू गिव विटामिन K2, स्पेशली MK7, जिसका ये काम है कि कैल्शियम को एबनॉर्मल टिश्यू में एक्यूमुलेट नहीं होने देता। तो विटामिन डी के साथ कैल्शियम रेगुलर आरडीए, मैग्नीशियम रेगुलर आरडीए प्लस K2, they are a partner group to be given together। कोर्सेटिन एंड जिंक, इसमें जो चीज काम की है वो है जिंक, लेकिन कोर्सेटिन का फायदा सिर्फ ये है कि जो कोर्सेटिन है दैट अलाउज द जिंक टू एंटर द सेल। जिंक ज़ाहिर है चार्ज पार्टिकल है, तो जिंक खुद सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकता, तो कोर्सेटिन कैन एक्चुअली एक्ट एज ए जिंक आयोनोफोर। पुराने वक्त में, और मैं पुराने वक्त पिछले साल में हाइड्रोक्सी यूज की जा रही थी फॉर एन आयोनोफोर, लेकिन हाइड्रोक्सी का हम सबको पता है कि उसके एरिथमियाज और उसके जो ब्लड प्रेशर वेरिएशंस हैं दे कैन बिकम रियली स्केरी। चुनाचे इट्स नॉट दैट यूजफुल। वही काम कोर्सेटिन कर देती। अब कोर्सेटिन अगर ना मिले किसी को, तो जितनी ये जो सुरख स्किन वाली प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल रेड एप्पल्स, फॉर एग्जाम्पल रेड बेरीज, फॉर एग्जाम्पल रेड अनियंस, एक्चुअली रेड अनियन में कोर्सेटिन की सबसे ज्यादा क्वांटिटी है। तो अगर पेशेंट को कोर्सेटिन ना मिले तो वो सुरख स्किन वाली चीजें अगर वो ज्यादा खा लें और उसके साथ जिंक ले लें तो दैट वर्क्स वेरी वेल। और 2 स्टडीज आप कुलवंजी की, एक स्टडी पाकिस्तान से और एक इराक से, दोनों स्टडीज में दीज आर सच मैजिकल स्टडीज कि मैंने यहाँ पर जब गोरों को वो स्टडीज दिखाई हैं तो गोरे मुझे तस्वीरें भेजते हैं यहाँ पर कि वो अपने घरों में कुलवंजी सीड्स यूज करते हैं। 2 स्टडीज हैं, एक पाकिस्तान से थी और एक इराक से। इराक की स्टडी लेटली आई है। उस दोनों स्टडीज में उन्होंने एक्यूट पेशेंट्स को कलवंजी यूज करवाई। पाकिस्तान की स्टडी में साथ में हनी भी, और इराक की स्टडी खाली कलवंजी। दोनों में डेथ रेट वाज 0 इन कलवंजी साइड। फॉर एग्जांपल जो स्टडी अभी इराक से आई है उसमें 50-50 के ग्रुप, तो दैट मीन स्मॉलर स्टडी, लेकिन जो
कलवंजी यूज कर रहे थे उसमें 50 में से 0 डेथ हॉस्पिटलाइज्ड में, और जो नहीं यूज कर रहे थे उसमें से 50 में से 5 डेथ। तो कलवंजी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। अब प्रोफिलैक्सिस में जो अगली इंपॉर्टेंट चीज है वो है जो कोमॉर्बिडिटीज है उनका मैनेजमेंट। तो डायबिटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। डायबिटीज का एग्रेसिव कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, जो स्टडीज हैं उसमें हाइपरटेंशन इज ए रिस्क फैक्टर, लेकिन हाइपरटेंशन इटसेल्फ इज नॉट द प्रॉब्लम। हाइपरटेंशन की वजह से अगर कोई कार्डियक फेलियर या कार्डियक कॉम्प्रोमाइज में है, तो व्हेन द वायरस कॉजेज लोड इन द हार्ट, तो दैट इज द प्रॉब्लम। So hypertension itself is not the problem. The consequences of the hypertension makes the person not able to handle severe virus outcomes. इसी तरह से asthma itself is not the problem. Asthma वाले actually they fare better. The problem is कि अगर साथ में smokers भी हैं और smoke की वजह से उन्हें कोई irritations हो रही हैं और allergies हो रही हैं, तो वो that causes a weakness in the respiratory system. Actually फ्रांस से एक स्टडी आई थी कि वो लोग जो निकोटीन जो स्मोकर्स थे, जब वो हॉस्पिटलाइज होते थे तो उनका डेथ रेट ज्यादा था कंपेयर टू अदर। तो दे फाउंड आउट कि जब वो स्मोकर्स अस्पताल में आए तो उनको अस्पताल में कहते थे जी आप सिगरेट छोड़ दें। जब वो सिगरेट छुड़वाते थे तो निकोटीन के जो रिसेप्टर्स हैं वो अप रेगुलेटेड रिसेप्टर्स थे, तो वो इस्तेमाल हो जाते थे SARS-CoV-2 के एबनॉर्मेलिटीज में। तो व्हाट दे डिड वाज दे स्टार्टेड गिविंग देम निकोटीन पैचेस, ताकि जो निकोटीन के रिसेप्टर्स हैं वो कवर्ड रहे, तो उससे दे वर फाइन। ऑटोइम्यून डिजीजेस को मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को माइस्थीनिया ग्रेविस है या किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या किसी को हाशिमोटोस है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब वायरस आएगा या वैक्सीन आएगी तो दैट ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम एंड एम्पलीफाइज इट। तो बॉडी में और कोई भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा हो तो वो भी एम्पलीफाई हो जाता है। So autoimmune diseases को properly manage करना is important. Lifestyle management, especially for immunocompromised, that is very important as well. जो कैंसर के पेशेंट्स या HIV के पेशेंट, उनकी डेथ इसलिए नहीं हो रही कि कैंसर ने कुछ खास उनको किया हुआ है, उनकी डेथ इसलिए हो रही कि उनका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। चुनाचे वायरस गेट्स अ फ्री रेन टू कॉज अ डिस्ट्रक्शन। अब एक्यूट फेज पे आते हैं, जो इसके बाद प्रोफिलैक्सिस तो ये हो गया कि अच्छा लाइफस्टाइल, हाइजीनिक लाइफस्टाइल और कुछ ये सब्सटेंसेस जिनकी हमने बात की। एक्यूट फेज में यहां पर एक जो मिस्टेक हमने इधर मैंने देखी यूएस में, मैं यूएस में प्रैक्टिस नहीं करता हूं, मैं ज्यादातर इसमें रिसर्च और स्टडीज में, पर मैंने जो यहाँ पे देखा कि इतना नुकसान जो हुआ है यूएस में, बहुत नुकसान हुआ है जानी। तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये रहा कि, और आज भी है, कि वो ये कहते हैं कि आप घर बैठे, अगर आपका सांस उखड़ जाए तो फिर आए, अदरवाइज घर रहे। The problem is कि that initial phase जिसमें we can actually get ahead to reduce the viral damage, that phase is given to the patient on the mercy of the virus to do whatever it wants. I was so proud. मैंने यहाँ पर इतना इन लोगों को ये दिखाया कि पाकिस्तान में, इंडिया में भी, कुछ और मुल्कों में भी, doctors had to manage their patients and they figured out कि right from the very early time हम कैसे intervene करें कि patient जो है वो recover हो जाए। तो वहां पर पाकिस्तान के जो प्रोटोकॉल्स है, they were actually much better than US protocols. और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के प्रोटोकॉल्स को लेकर इधर डिस्कस किया। इस वक्त जो डॉक्टर पॉल मैरिक और मधुरी और डॉक्टर वैन, इनके जो प्रोटोकॉल्स हैं उनमें कुछ प्रोटोकॉल्स में मेरा नाम भी शामिल है, जो इन डिस्कशंस को मैंने लेके तो उनके साथ किया हुआ था। अब एक्यूट फेज में हमने मैनेज करना क्या है? एक तो वायरस लोड को रिड्यूस करना, दूसरा हमने एंटीजन को क्लियर करना है टिश्यू में से। यहां पर दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम, जब एंटीजन क्लियर नहीं होती, S1 जब क्लियर नहीं होती, तो दैट कॉजेज एक्यूट लंग इंजरी प्लस दैट कॉजेज लॉन्ग कोविड। टिश्यू डैमेज रिड्यूस करना, ऑफ कोर्स। जो एक और बड़ा अहम है वो ACE1 और 2 के जो फंक्शनल इम्बैलेंस प्रोड्यूस करता है वायरस, उसको हैंडल करना है। वास्कुलर इंजरी को रिड्यूस करना है। थ्रोम्बोसिस जो होता है, जब एंडोथेलियाइटिस शुरू होता है तो उससे जो थ्रोम्बोसिस होता है और जिससे फिर DIC शुरू हो जाती है, उसको मैनेज करना है शुरू से ही, और सेल्यूलर डिफेंसेस को अप रेगुलेटेड रखना है। इसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि
एक्यूट फेज को अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो पेशेंट लॉन्ग कोविड में एंटर हो जाता है। एक्यूट फेज में हम प्रोफिलैक्स कर सकते हैं लॉन्ग कोविड के लिए। और आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान में अगर आप पेशेंट्स को देखें तो बहुत कम है जो लॉन्ग कोविड में जाते हैं। उसकी वजह यह कि डॉक्टर्स बाय इंस्टिंक्ट यूज कर रहे हैं स्टेरॉइड्स एट ए लेटर पार्ट ऑफ द फेज। अर्ली पार्ट में स्टेरॉइड यूज करना इज वेरी बैड बिकॉज वो वायरल क्लियरेंस मुश्किल हो जाती है, स्पेशली कोरोना वायरसेस। लेकिन लेटर पार्ट में जब अगर स्टेरॉइड यूज किए जाते हैं तो दे सप्रेस द इम्यून सिस्टम एंड दे कॉज एपोप्टोसिस ऑफ द सेल्स जो डिसफंक्शनल है। चुनाचे पाकिस्तान में एक्चुअली लॉन्ग कोविड इज लेस कंपेयर टू यूएस में 30% लोग हु हैव कोविड बिकम लॉन्ग कोविड। और उसके बाद सेरोटोनिन की जो रिलीज है वो मैनेज करनी है। तो अब उसमें क्या हमारे पास मेडिकेशंस हैं, और मैं रेफरेंसेस आपको दिखाता हूं ताकि अगर आप बाद में रिव्यू भी करना चाहें तो उन रेफरेंसेस को आप देख सकें। सो एक तो ये जितनी मैं बात कर रहा हूँ, कोई 1000 वीडियोस हैं जो मैंने पिछले 18 महीने में की हुई है, वो ये यूट्यूब के ऊपर फ्री पड़ी हुई है। एक तो ये, दूसरा यहाँ पर भी पड़ी हुई है, डॉक्टर बीन का साइट है ये, दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन। ये डॉक्टर पॉल मैरिक, डॉक्टर मधुरी, डॉक्टर वैरन और उनके साथ फर्दर डॉक्टर कोरी, इन सारों का ये कंबाइंड एफर्ट है जो वो FLCCC से कर रहे हैं। इस वक्त FLCCC बहुत सारे मुल्कों में अब चल रही है। आई विश कि हम पाकिस्तान से भी लोग जो हैं वो डॉक्टर्स में शामिल हो। मेरे इनके साथ फाइनेंशियल कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन व्हाट दे आर डूइंग इज कि दे आर एग्रीगेटिंग द लेटेस्ट स्टडीज जो मुख्तलिफ मुल्कों से आ रही हैं और उसकी जो थेरेप्यूटिक्स हैं, दे आर पुटिंग दोज थेरेप्यूटिक्स टुगेदर। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जाऊँ कि प्रिवेंशन का क्या प्रोटोकॉल है, तो ये प्रोटोकॉल है और इन प्रोटोकॉल्स में मैंने भी कंट्रीब्यूट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आई रिकवर पे जाऊँ तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये लेड बाय डॉक्टर मुबीन सैयद। तो देयर आर वर्क्स दैट आई हैव डन हियर एज वेल। दिस इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। इसके बाद ये एक और साइट है जहां पर लॉन्ग कोविड के जो पेशेंट्स हैं, इन्होंने क्या किया, ये डॉक्टर ब्रूस पैटरसन का है। what they have done is they have done a set of labs. For example, इसमें IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, VEGF, T tumor necrosis factor और CRP और D dimers, उन labs के उन्होंने AI based system के templates बनाए हुए हैं कि अगर किसी के lab का pattern ये है तो they have a chance for a longer COVID. तो फिर उसको मैनेज कैसे करना है, I'll explain that कि वो कैसे मैनेज करें। और फाइनली एक और चीज जो इंटरेस्टिंग है वो ये कि वैक्सीन्स के बाद अब फाइजर और मर्क, इनकी 2 पिल्स, ओरल पिल्स हैव बिकम, एक ही अप्रूव हो गई है, यूएस ने उसको $1.2 बिलियन के लिए परचेज भी किया है, और जो फाइजर है उसकी भी ट्रायल में है। these are oral pills that are antiviral. तो we'll see कि ये कहाँ जाती हैं, but these are the latest ones. So I'm going to go back now to the acute phase. Acute phase में सबसे सक्सेसफुल जो थेरेपी यहाँ पर है वो है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, रीजेनरॉन की। जब ट्रंप को इन्फेक्शन हुई थी, ट्रंप हैज अ लॉट ऑफ कोमॉर्बिडिटीज, तो 2-3 दिन में वापस आ गया था, ऑल्दो कि ही वाज ब्रीदिंग डिफिकल्ट एंड ही वाज गिवन स्टेरॉइड्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी उसको वो रीजेनरॉन पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज मिली थी। इसी तरह से जूलियानी जो था, जब वो हॉस्पिटल गया था, जूलियानी की इतनी कोमॉर्बिडिटीज हैं, 2 दिन बाद वापस आ गया था बिकॉज ही वाज गिवन पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। ये पिछले दिनों जो रोगन को हुआ है जब कोविड, तो जो रोगन अगेन ही वाज इन एन एडवांसर एज, उसको कोविड हुआ है तीसरे दिन वेंसडे को, सो आई थिंक मंडे को वो शुरू हुआ था उसका, वेंसडे को ही वाज बैक ऑनलाइन, ही डज अ पॉडकास्ट एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज कोविड एंड एक्सपीरियंस। तो उसको भी जो सबसे पहली चीज दी थी इन्होंने वो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, प्लाज्मा, कन्वलेसेंट प्लाज्मा इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज जो हैं दे आर स्टिल वेरी वेरी मच एट द टॉप। तो एक तो वो अगर मिल जाए तो दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग टू स्टार्ट राइट इन द बिगिनिंग। Bamlanivimab is another monoclonal antibody, लेकिन ये है at risk outpatients के लिए, तो this is very very good as well. Mouthwashes 3 times daily, ivermectin 0.2 to 0.4 milligram to reduce the inflammation plus to reduce the viral load. और ivermectin अब बहुत controversial है,
So it really is totally up to you. मैं अपने पेशेंट्स को ये यूज करवाता हूँ, आज तक किसी को कोई मसला नहीं हुआ। 3.75 बिलियन डोजेज यूज हो चुकी हुई हैं। इसका जो मॉलिक्यूल है उसकी स्टडीज हैं कि हाउ कैन इट हेल्प, लेकिन देयर आर डॉक्टर्स हु डोंट बिलीव इन इट। हमारा अपना FDA, NIH, CDC, दे डोंट बिलीव इन इट। सो इट वोंट बी bad if somebody says I don't believe in it and I don't want to use it. लेकिन इसकी सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। इसकी सेफ्टी प्रोफाइल टाइलिनॉल से भी अच्छी है। और ऑफ कोर्स जो आइवरमेक्टिन है वो ये इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है मर्क को इसके लिए। और आइवरमेक्टिन का जो डिस्कवरर था, जो जापानीज डॉक्टर है, उसको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ है कि दुनिया में जो डीवर्मिंग का जो था, जो रिवर ब्लाइंडनेस और इस तरह की चीजें थी, उसके लिए यूज हुई। तो आइवरमेक्टिन ज्यादातर तो बच्चों में यूज होती है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि जब डीवर्मिंग के लिए आइवरमेक्टिन यूज होती है तो उसकी जो थेराप्यूटिक डोज है वो 0.5 to 0.15 to 0.2 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट once a month या once a 3 months or a 6 months or a year। तो यहाँ पर जो आइवरमेक्टिन का यूजेज है वो twice a month फॉर एग्जांपल, या एक्यूट फेज में मे बी फॉर 4 or 5 days। तो ये थेराप्यूटिक जो डोजेस हैं उससे डिफरेंट और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। एस्पिरिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स वी नो कि जो वायरस का अगला फेज है, severe phase है, that is because of the clotting। तो एस्पिरिन या कोई भी अच्छा एंटी क्लॉटिंग जो है, that is very important in the beginning, in the acute phase, especially in folks above 50। उसके बाद Fexit, that is very important। Budesonide, budesonide is steroid inhalers। UK की एक स्टडी है जिसमें उन्होंने आउट पेशेंट बुटेसोनाइड यूज किया 2 actuations per day for 5 days। 2 actuations per day for 5 days। पर एक्चुएशन जो थी वो थी 400 मिलीग्राम। जितने बुडेसोनाइड वाले पेशेंट थे दे नेवर एंडेड अप इन हॉस्पिटल, और जो उनका कंट्रोल ग्रुप था उसमें से पेशेंट हॉस्पिटल में गए। सिर्फ बुडेसोनाइड में जो केयर है वो ये है कि अगर आप इसको बिल्कुल शुरू में दें तो एयरवे से कोरोना वायरस का क्लियरेंस मुश्किल हो जाता है, बिकॉज स्टेरॉइड्स stall the clearance of coronaviruses। चुनाचे early phase में देना can become dangerous। So what you have to do is clinically you have to kind of observe कि क्या patient viral phase के end में आ गए या नहीं। मैं normally avoid करता हूँ क्योंकि मुझे clearly नहीं पता होता कि patient खड़ा कहाँ है। 7वां 8वां दिन हो तो it can be used very well। उसके बाद कलवंजी, acute phase is second line। This is very important। यहाँ पर ये जो drug है फ्लूवॉक्सामिन, ऑफ कोर्स हमें पता है कि ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, नंबर 1। नंबर 2 सिग्मा 1 एंटागोनिस्ट है। सिग्मा 1 एंटागोनिस्ट का जो काम है वो है कि सो हियर इज द सेल, ये न्यूक्लियस के साथ ये पड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर सिग्मा 1 है। जब सिग्मा 1 एंजाइम को आप एक्टिवेट करते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब जो आइवरमेक्टिन है वो नॉर्मली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन में नहीं जाती। तो आप ब्रेन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रही है, और साथ में जो अपना माइक ऑफ कर दें, डॉक्टर तलब अपना माइक ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा, जो ब्रेन, सॉरी जी कंटिन्यू कर जी। ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन हो रही है और जो ब्रेन के अंदर ये जो है इसको करेक्ट करना है, कोविड की आउटकम्स को, ब्रेन में डायरेक्टली कोविड नहीं जाता जब तक कि सीवियर केस ना हो जाए जिसमें ब्लड ब्रेन बैरियर को डिस्टर्ब करे। नॉर्मल एक्यूट फेज में साइटोकिन्स हैं जो ब्रेन में एंटर होते हैं और इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो फ्लूवॉक्सामिन का काम एंटी डिप्रेसेंट नहीं है। फ्लूवॉक्सामिन नॉर्मली हम एंटी डिप्रेसेंट के लिए यूज करते हैं, इसका काम एंटी डिप्रेसेंट नहीं है। इसके 2 बेसिक फंक्शंस हैं। एक तो ये है कि ये SSRI है, तो जब ये सेरोटोनिन का रीअपटेक को कम करती है तो सेरोटोनिन जो फिरती रहती है ब्लड वेसल्स में या इधर उधर, वो यूज अप हो जाती है, वो खाली कर दी जाती है, प्लेटलेट खाली हो जाते हैं। प्लेटलेट खाली होना इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे थ्रोम्बोसिस कम होता है। तो फ्लूवॉक्सामिन का फंक्शन खाली, अक्सर का मुझसे लोग ये कहते हैं कि आप फ्लूवॉक्सामिन देखें तो डिप्रेशन को हल करें। It's not depression, it is inflammation reduction in the brain, plus it is depletion of the serotonin in the platelet to reduce thrombotic activity।
تو یہ میجیکل ڈرگ ہے. آئی لو دس ڈرگ. 50 ملی گرام ٹوائس ڈیلی. اس کے بعد فیموٹوڈین 40 ملی گرام ٹوائس ڈیلی, اس کا بھی بڑا اچھا ہے. مونٹیلیوکاسٹ کا بھی بڑا اچھا ہے. یہ سیکنڈ لائن ہے. سیکنڈ لائنز تب ہم زیادہ انگیج کرتے ہیں جب کوئی کوموربڈیٹیز ہو یا ایٹ رسک ہو. اینٹی اینڈروجن تھراپی, دس از دا نیور ریسرچ کہ دے آر فائنڈنگ آؤٹ کہ اینٹی اینڈروجن ان مین, خواتین میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اینٹی اینڈروجنز ایکچولی ریڈیوس the chances of acute converting to hospitalized. اور اس کے بعد TMPRSS2, یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. جاپان میں ایک ڈرگ ہے کیموسٹیٹ میسیلیٹ, ادھر US میں وہ نہیں الاؤڈ, پر جاپان میں یوز ہوتی ہے, 1950 سے یوز ہو رہی ہے. US میں اس کا ایکویلنٹ ہے برومہیکسن. I'm sure کہ پاکستان میں بھی یہ یوز ہوا کرتی تھیں دوائیاں میوکولیٹک کے لیے. TMPRSS2 بلاکرز جو ہیں they are very very important. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا میکنزم یہ ہے کہ لیٹس سے یہ ہمارا سیل ہے, سیل کے اوپر یہ ہے ACE2. جب وائرس آ کر ACE2 کے ساتھ ڈاک کرتا ہے, یہ وائرس کی اسپائک پروٹینز ہیں, جب یہ ڈاک کرتا ہے تو اس کا جو S1 یونٹ ہے اور S2 یونٹ ہے ان کو آپس میں علیحدہ کرنا ہوتا ہے. اس وہ جب علیحدہ ہوتے ہیں تو S2 یونٹ کنیکٹ کرتا ہے ہماری سیل کی میمبرین کے ساتھ اور پھر وائرل فیوژن ہوتی ہے. یہ جو سیپریشن ہے S1 اور S2 کی, یہ ہمارا سیل کرتا ہے. اس میں کون کرتا ہے؟ TMPRSS2 پروٹینز بیٹھی ہوئی ہیں جن کا کام ہے یہ کلیویج کرنا. They cut the S1 from S2, تو S2 جو ہے then fuses with our cell membrane. تو اگر ہم TMPRSS2 کو بلاک کریں تو ہمارا جو وائرل انٹری ہے سیل میں وہ کم ہو جاتی. تو دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور بڑی چیپ سی یہ میڈیسنز ہیں, اوور دا کاؤنٹر بھی مل جاتی ہیں. تو برومہیکسن یا کیموسٹیٹ میسیلیٹ آر ویری ویری انٹرسٹنگ ان دس ون. ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ کہ ACE انہیبیٹرز, خیال یہ تھا کہ جب ACE2 is the target of the virus, تو that means کہ ACE inhibitors help کریں گے. ACE inhibitors have not helped. تو جو امریکن سوسائٹی ہے ہائپرٹینشن اینڈ کارڈیوواسکولر سسٹم کی, انہوں نے تو سمپلی یہ میسج دیا ہوا ہے کہ اگر آپ ACE inhibitors یوز کر رہے تھے تو کووڈ کے لیے چھوڑے نہ, اور اگر آپ یوز نہیں کر رہے تھے تو کووڈ کے لیے شروع نہ کریں. کوئی پازیٹیو یا نیگیٹو نہیں ملا. تو یہ شروع میں بڑی ایکسائٹمنٹ تھی کہ ACE inhibitors will be useful, تو وہ اس پہ کچھ نہیں مل سکا زیادہ. تو یہ تو ایکیوٹ فیز کی. اس میں ایڈیشنلی کلونجی, اگر اسٹیم کی ضرورت پیش آئے ٹو سوتھ دی ایئر ویز تو دیٹ از فائن ایز ویل. ایک کانسیپٹ جو اسٹیم کا شروع میں آیا تھا, جس سے یہاں پر میرے اپنے ایک بڑے قریبی دوست کے بھائی 40 years old وہ فوت ہوئے بیکاز آف دس ون تھنگ. کسی نے یہ ایک لیٹر سا لکھا ہوا تھا جو واٹس ایپ میں گھومتا رہا. وہ لیٹر یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اسٹیم یوز کریں اور گرم پانی پئیں تو SARS-CoV-2 جو ہے وہ نہیں آپ کو نقصان دے سکتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیم کی جو ٹیمپریچر ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ ہمارے سیل کو ریلی نقصان پہنچا سکے. سیل کے اندر بیٹھا ہوا وائرس جو SARS-CoV-2 ہے, it can live at 45 degree centigrade for 15 minutes, جبکہ ہمارا سیل اس سے کم ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر within 1 minute مر جاتا ہے. تو اگر ہم اس طرح کی اسٹیم لیں یا اتنا ہاٹ پانی لیں یا چائے لیں کہ جو ہمارے سیل کو توڑ کر پھر اندر جا کے وائرس کو توڑے, تو دیٹ از سو ہاٹ کہ وی ول بیکم برنٹ. چنانچہ اسٹیم کا یہ فائدہ نہیں ہے کہ سیل کے اندر موجود وائرس کو تباہ کرے. انسٹیڈ اسٹیم کا یہ فائدہ ہے کہ وہ جو ڈسکمفرٹ ہے اور جو میوکس کٹھی ہوئی بھی ہے وہ اس کو توڑے اور ریلیو کرے اور ہیلپ کرے. سو اٹس اے ڈفرنٹ بینیفٹ, ناٹ اینٹی وائرل بینیفٹ, جو کہ کچھ لوگوں نے سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے. تو وہ جو بچہ فوت ہوا میرے دوست کا بھائی, تو جب وہ نیو یارک میں اسپتال میں پہنچا تو میں کہا کہ انہیں تو سب کچھ پتا تھا, یہ کیسے اسپتال میں پہنچ گئے؟ تو کہنے لگا کہ یار وہ یہ اسٹیم اور گرم پانی پیتے رہے کیونکہ کسی نے کہا تھا کہ اس سے تم ٹھیک ہو جاؤ گے. تو وہ فائنلی when the lung got enough damage that he had to go to the hospital, تو پھر وہ سروائیو نہیں کر سکا. ایکیوٹ فیز کی امیون سسٹم آپٹیمائزیشن. سو یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے امیون سسٹم بوسٹر کا, وہ تو نہیں ہے. ہم امیون سسٹم کو بوسٹ نہیں کرنا چاہتے, وہ تو پہلے ہی ڈسرپٹ ہو رہا ہے. آپٹیمائزیشن ہم بیلنس میں لانا چاہتے ہیں.
تو विटामिन डी लेवल ठीक होने चाहिए. तो ये जो 5000 IU यहाँ पर है, मैंने UI लिखा हुआ है, सॉरी IU होना चाहिए. 5000 IU जो है असल में अगर लेवल इज above 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर एंड बिलो 100 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तो फिर नॉर्मल RDA इज फाइन. अगर लेवल इज बिलो 40 नैनोग्राम पर मिलीलीटर तो फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा विटामिन डी देके वी ब्रिंग इट अप. विटामिन सी 500 से 1000 मिलीग्राम डेली. कोर्सेटिन और जिंक ये पार्टनर्स हैं, ये इकट्ठे दिए जा सकते हैं, अलहदा देने का इनका कोई फायदा नहीं है, और ये जो है वो RDRP को डिस्टर्ब करते हैं. CoQ10 बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रॉन चेन है वो डिसरप्ट हो जाती है हर इन्फ्लेमेशन में, तो उसमें से जो एक एंजाइम ज्यादा तंग होता है वो CoQ10. तो CoQ10 को हम बाहर से अवेलेबल कर सकते हैं. हॉस्पिटलाइजेशन की जो मैनेजमेंट है, इट वाज सच एन एक्सटेंसिव मैनेजमेंट कि मेरे लिए इट वाज नॉट पॉसिबल कि मैं यहाँ पर उसको लिख सकूं. तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक तो ये दिखा दूं कि ये मैनेजमेंट का, अगर आप यहाँ जाएं iMath Plus पर, तो ये कंप्लीट मैनेजमेंट का प्रोटोकॉल है जो कि अगेन आई रियली रिस्पेक्ट डॉक्टर मधुरी एंड डॉक्टर पॉल मैरिक, क्योंकि उनका जो मधुरी प्रोटोकॉल है फॉर ICU वो वर्ल्ड वाइड यूज होता है फॉर सेप्टिक पेशेंट्स. तो ये उनका प्रोटोकॉल है जो यहाँ पर मौजूद है. आई वुड जस्ट शो दिस, और इसका अगर लिंक आप कहेंगे तो मैं वो आपको दिखा दूंगा. FLCCC.net के ऊपर ये प्रोटोकॉल पड़ा हुआ है. जो इंपॉर्टेंट चीज है हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स की, वो कपल ऑफ थिंग्स. जो यूके की स्टडी थी उसने दिखाया कि डेक्सामेथासोन हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट. मेथिलप्रेडनिसोलन हैज बेटर पल्मोनरी पेनिट्रेशन. सो अगर आप डेक्सामेथासोन का सोच रहे हैं तो अगर चाहें और ज्यादा रैपिड और ज्यादा इफेक्टिव आउटकम लेना चाहें तो मेथिलप्रेडनिसोलन यूज कर सकते हैं, बिकॉज दैट हैज बेटर लंग पेनिट्रेशन. दूसरा जो हाई डोज एस्कॉर्बिक एसिड है दैट इज वेरी यूजफुल, लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है. कुछ डॉक्टर्स हैं दे डोंट बिलीव इन हाई डोज एस्कॉर्बिक एसिड एट ऑल. सिप्रोहेप्टेडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब सेरोटोनिन, जब प्लेटलेट थ्रोम्बोसिस शुरू होता है, एंडोथेलियाइटिस हुआ, थ्रोम्बोसिस शुरू हुआ, प्लेटलेट्स डीग्रेनुलेट करना शुरू हुए, तो उन्होंने सेरोटोनिन रिलीज करनी शुरू कर दी. अब हमें मसला ये है कि हम ये नहीं चाहते, हम बीइंग फिजिशियंस ऑल ऑफ अस, हम ये नहीं चाहते कि प्लेटलेट ने जो सेरोटोनिन रिलीज किया है अगर वो उसको वापस उठा लेगा तो वो फिर रिलीज करेगा, तो ये साइकिल नहीं टूटेगा और थ्रोम्बोसिस होता जाएगा. सो व्हाट यू डू इज कि यू स्टार्ट एडमिनिस्ट्रिंग सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. वो जब उसको रीअपटेक नहीं करने देंगे तो सेरोटोनिन पड़ी रहेगी और यहाँ से निकल जाएगी. जब वो निकल जाएगी तो प्लेटलेट डिप्लीट हो जाएंगे फॉर सेरोटोनिन, तो जो थ्रोम्बोसिस है वो कम हो जाएगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिप्रोहेप्टेडीन इज वेरी वेरी यूजफुल इन हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स. थेराप्यूटिक प्लाज्मा एक्सचेंज, जिसमें हम साइटोकिन्स को क्लीन कर दें और एंटीबॉडीज को क्लीन कर दें, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल. फ्लुवॉक्सामिन इज क्रिटिकल. फ्लुवॉक्सामिन का यहाँ पे डबल काम है. एक ये कि ये सेरोटोनिन को इनहिबिट करती है रीअपटेक को, और दूसरा ये कि सिग्मा 1 की एगोनिस्ट है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होती है ब्रेन में स्पेशली. एंटी एंड्रोजन थेरेपी मर्दों में सिर्फ. थायामीन जो है वो ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन को बेहतर करती है, और हमें पता है कि इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन का बहुत बड़ा मसला है. इंटरेस्टिंगली जो लेटेस्ट अब स्टडीज हैं वो ये कि हम ये समझते रहे कि जो निमोनिया होता है इसकी वजह से वो है ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पेशेंट इवन कम ऑक्सीजन पे भी they are hypoxic but they're still much more stable compared to pneumonia ARDS patient. प्लस उनकी जो लंग की कंप्लायंस है वो उतनी खराब नहीं होती जो ARDS में होती है. प्लस उनकी जो कंजेशंस हैं वो वैसी नहीं होती जो ARDS में है. इसका जो डैमेज है इस वायरस का वो एक्चुअली ARDS नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया है. तो चूंकि ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया है तो prevention of ARDS is not more important, instead prevention of organizing pneumonia is more important. And finally post COVID long haul, ये इतना कम से कम US में तो हर 100 में से 30 लोग लॉन्ग हॉल हो रहे हैं, और वो लॉन्ग हॉल के सिम्टम्स के सेट जो हैं दे आर ऑल ओवर द प्लेस. इसकी मेरी सबसे ज्यादा रिसर्च है यहाँ पर US में भी, जो मेरा प्रोटोकॉल है वो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. इट इज अनफॉर्चुनेट कि US के डॉक्टर्स एक्यूट फेज में जब प्रोफिलैक्स नहीं करते लॉन्ग हॉल के लिए, और वो प्रोफिलैक्स है या तो आइवरमेक्टिन या स्टेरॉइड्स,
स्टेरॉइड बड़े केयरफुली, वो चूंकि प्रोफिलैक्स नहीं करते तो उसकी वजह से लॉन्ग हॉल यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। लॉन्ग हॉल में जो चीजें करने वाली हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ए, आई विश के ये सबसे अहम चीज हमारे जहनों में रह जाए। 3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, आइवरमेक्टिन, फ्लुवोक्सामिन और मोराविरॉक। उसकी वजह क्या है कि जो मोराविरॉक है, मोराविरॉक आपको पता है कि HIV की ड्रग है, तो इट इज नॉट अ ड्रग दैट कैन बी यूज्ड इजीली, इसके साइड इफेक्ट बहुत हैं। here is a thing to solve. मोनोसाइट के अंदर S1 प्रोटीन परसिस्ट कर रही है और इंटरेस्टिंगली ये मोनोसाइट जो है इमोर्टल हो जाता। अब ये भी मुमकिन है कि मोनोसाइट इमोर्टल नहीं हुआ, लेकिन जब ये क्लियर आउट हुआ तो इसके दूसरे मोनोसाइट ने खाया तो इसकी S1 प्रोटीन यहां से इसमें ट्रांसफर हो गई, फिर उस मोनोसाइट को दूसरे ने खाया तो उसकी ट्रांसफर हो गई, तो वो S1 प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रही, मोनोसाइट के अंदर चलती जा रही है, जिसकी रिजल्ट में मोनोसाइट जो है कीप्स रिलीजिंग रेंटीज, और जब वो रेंटीज यूज CCR5, जब वो रेंटीज रिलीज करता रहता है तो कीमोटैक्सिस होता रहता है और इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है। इसको ब्लॉक करने के लिए मोराविरॉक है, और मोराविरॉक अगर आप देखिएगा तो मैंने उसकी कोई डोजेज नहीं दी हुई, क्योंकि मोराविरॉक विल हैव टू बी डन केस बाय केस। अगर तो पेशेंट इंप्रूव करता जा रहा है, नॉर्मली दीज पेशेंट्स लकीली दे कंटिन्यू टू इंप्रूव वेरी स्लोली, बाज़ का साल लगाते हैं। अगर इंप्रूव हो रहा है तो मोराविरॉक देने की जरूरत नहीं है, खाली स्टेरॉइड, लो डोज स्टेरॉइड थेरेपी, लो डोज आइवरमेक्टिन से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर बार बार रिलैप्स कर रहे हो तो मोराविरॉक को ऐड करके बड़े क्रिटिकली उसको देख करके वो साइड इफेक्ट्स उसके ज्यादा ना आ रहे हो, अगर आ रहे हो तो विड्रॉ कर लें। दिस मैजिकली इंप्रूव्स अ पेशेंट। यहाँ पर मुझे पेशेंट्स के रोते हुए कॉल्स आती हैं कि मैं इस स्टेज पे पहुंच गया था कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहता था कि तुम पागल हो कि तुम ये कहते हो मुझसे काम नहीं होता, और जब से मैंने ये मेडिसिन यूज की हैं आई कैन गो बैक टू माई वर्क एंड आई कैन स्टार्ट अर्निंग अगेन। इतना इसका फर्क पड़ता। तो आइवरमेक्टिन, फ्लुवोक्सामिन, मोराविरॉक, लो डोज स्टेरॉइड्स। अगर मैक्रोफेज एक्टिवेशन हो जाए, जो कि सबसे कॉमन आउटकम है इसका, तो उसमें विटामिन C मॉड्यूलेट करें ना मैक्रोफेज के फंक्शन को, एटोरवास्टैटिन और मेलाटोनिन। इंटरेस्टिंगली दोनों स्टैटिन्स भी और मेलाटोनिन का इतना इंटरेस्टिंग काम है कि लेट से ये सेल है तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शनल इम्बैलेंस अकर्स विद SARS-CoV-2। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स हैं वो आनी बंद हो जाती। उसके रिजल्ट में ये क्या होता है कि हमें ये मालूम है कि जो रेस्पिरेशन है वो आउटसाइड द सेल साइटोप्लाज्म में हो सकती है या माइटोकॉन्ड्रिया को कोरी साइकिल इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शनल हो गया तो सेलुलर ऑक्सीजन यूजेज जो है वो बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से ATP बननी कम हो गई, जिसकी वजह से एसिडोसिस शुरू हो गया। अगर हम मेलाटोनिन देते हैं तो मेलाटोनिन जाके जो यहाँ पर एंजाइम्स हैं विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया जो फास्फोराइलेट होके अपना फंक्शन बंद करके बैठे हुए हैं, इट गोज एंड रीएक्टिवेट्स देम। व्हेन दे बिकम रीएक्टिवेटेड तो माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट रिक्रिएटिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द कोरी साइकिल अगेन, और जो ही नॉर्मल ATP लेवल एस्टेब्लिश होते हैं तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज के जो मसाइल हैं वो कम हो जाते हैं, एंड ऑल ऑफ अ सडन द सेल स्टार्ट्स फंक्शनिंग अगेन। तो मेलाटोनिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट both in acute phase and for long COVID. मेलाटोनिन का सिर्फ एक ही मसला है, वो ये है कि जिसको आप मेलाटोनिन दें वो बस का ताकि कहते हैं कि मुझे बड़े अजीबो गरीब आते हैं, ड्रीम्स आते हैं, विविड ड्रीम्स आते हैं, स्केरी ड्रीम्स आते हैं। तो ऐसी सूरत में यू कैन रिड्यूस द डोज ऑफ द मेलाटोनिन, नॉर्मली 6 मिलीग्राम एट नाइट, आप उसे 3 कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं, फिर दोबारा से ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, या आप उन्हें ये कह सकते हैं कि एक दिन को स्किप कर दें। इसके बाद मैनेज मैस्ट सेल। अगर मैक्रोफेज एक्टिवेशन का मसला भी नहीं है तो ये जो लॉन्ग हॉल को हैंडल करना है वो इट इज नॉट अ वन शॉट। आपने सबसे पहले उन्हें आइवरमेक्टिन और लो हिस्टामिन डाइट्स दी, अगर उसे बेहतर हो गए तो गुड, अगर या स्टेरॉइड दिए, अगर उसे नहीं बेहतर हुए तो मैस सेल एक्टिवेशन को मैनेज किया, अगर उससे नहीं बेहतर हुए तो फिर
सॉरी मैक्रोफेज एक्टिवेशन को मैनेज किया, अगर उससे बेहतर नहीं हुए तो मैस्ट सेल से मैनेज किया। वो क्या है मैस्ट सेल एक्टिवेशन? डॉक्टर एफरीन ने जो रिसर्च दी थी उसमें उनके दो पॉस्टुलेशंस थे। एक पॉस्टुलेशन ये था कि इट इज पॉसिबल कि हम में से कुछ लोगों को सब क्लिनिकल मैस्ट सेल एक्टिवेशन है लेकिन हमें सिम्टम्स नहीं, तो कोविड आके ट्रिगर कर देता है और मैस्ट सेल एक्टिवेशन को अनमास्क कर देता है। और दूसरा उनकी पॉस्टुलेशन ये थी कि पॉसिबली कुछ लोगों में कोविड आकर मैस्ट सेल एक्टिवेशन को स्टार्ट करता है नहीं, just like allergies. It causes them allergies of new kind. In both cases, low histamine diet, for example, जो eggplant है, eggplant जो है उसमें बहुत सारी हिस्टामिन होती है, जो टमाटर है उसमें बहुत हिस्टामिन होती है, इसी तरह से और बहुत सारी ये जो खट्टी चीजें हैं उनके अंदर बहुत सारी हिस्टामिन होती है, सावर चीजों में बहुत होती है। लो हिस्टामिन डाइट्स को कोई बंदा बहुत देर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि माल न्यूट्रिशन हो जाती है, तो लो हिस्टामिन डाइट देते हैं 2 या 3 वीक टू अंडरस्टैंड कि अगर हिस्टामिन लेवल्स कम किए जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। अगर फर्क पड़ता है तो फिर एंटी हिस्टामिन्स दे दी जाती। सो उन्हें कहा जाता है आप एग प्लांट से बचें, एवोकाडो से बचें, टमाटर से बचें, सावर चीजें खट्टी चीजों से बचें। इसके अलावा टाइप 1 एंटी हिस्टामिन्स जिसमें लोरेटाडीन या फेक्सोफेनाडिन या सिटाराजिन, और टाइप 2 एंटीहिस्टामिन जैसे फॉर्मेटोडिन है, मैस्ट सेल स्टेबलाइजर्स बहुत हेल्प करते हैं। देयर आर सो मेनी पेशेंट जो आके कहते हैं जी आपने मैस्ट सेल स्टेबलाइजर दिया तो हम बहुत अच्छे हो गए। और अब स्पेशल कंसिडरेशंस, कुछ लोगों में सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाती है। अगर सेंस ऑफ स्मेल खत्म हो जाए तो आइवरमेक्टिन 0.3 मिलीग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट फॉर 3 days, सेंस ऑफ स्मेल यूं वापस आती है जैसे मैजिक की तरह से वापस आ गई। अदरवाइज कई वीक्स और महीने सेंस ऑफ स्मेल वापस नहीं आती। जो आइवरमेक्टिन है उसके इस्तेमाल में जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, नंबर 1 आइवरमेक्टिन जो है प्रेग्नेंट वीमेन को नहीं दी जा सकती क्योंकि इट कैन क्रॉस द डेवलपिंग ब्लड ब्रेन बैरियर ऑफ अ चाइल्ड इनसाइड द मदर एंड कॉज परमानेंट ब्रेन डैमेज। इसी तरह से आइवरमेक्टिन कैन नॉट बी गिवन टू अ चाइल्ड जो कि 2 साल से कम एज का है या 15 किलोग्राम के वेट से कम का है, बिकॉज उनका भी ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो भी प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश नहीं हुआ हुआ। आइवरमेक्टिन लैक्टेशन में भी, मिल्क में भी है, लेकिन जो रिसर्च थी वो ये थी कि इसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि बच्चे को जो जाएगी और उसके बाद बच्चे में जो अब्जॉर्ब होगी वो नुकसान करेगी। आई स्टिल डू नॉट आस्क फॉर आइवरमेक्टिन टू लैक्टेटिंग वुमेन। आइवरमेक्टिन कुछ लोगों में वो करती है, हेडेक करती है और डिजीनेस करती है। स्पेशली ओल्ड एज में आइवरमेक्टिन की वजह से, डिजीनेस की वजह से फॉल हो सकती है, गिर सकते हैं। तो ओल्ड एज में सिर्फ तब देनी चाहिए जब उनके इर्द गिर्द कोई लोग हों जिन्हें ये पता हो कि इससे डिजीनेस हो सकती है, तो हमने ख्याल रखना। उसके बाद टिनिटस और विजुअल डिस्टर्बेंस, ये 2 ऐसे मसाइल हैं जिनका अभी तक नहीं समझ आई कि कैसे हल करने। ये तो समझ आती कि इन्फ्लेमेशन हुई, हल कैसे करना है इसका अभी तक हल नहीं मिला। तो जो लोगों ने अभी तक जिस पे रिस्पॉन्ड किया है वो ये कि फ्लूवॉक्सामिन इसलिए कि इट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर और जाके ब्रेन टिश्यू पे काम करती है। उसके बाद है नेक का लिम्फेटिक मसाज। नेक का लिम्फेटिक मसाज जो है उसमें यहाँ पर ऊपर से नीचे, हमारी जो अम्मी थी जब भी हमें कोई वो गला खराब होना तो वो ऐसे मसाज किया करती थी। दैट इज अ गुड लिम्फेटिक मसाज। तो लिम्फेटिक मसाज अगर आप करें तो उससे जो ब्रेन के एरिया की इन्फ्लेमेशन है वो कम होने से लोगों को, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें इससे बहुत फर्क पड़ता है। मेरी अपनी फैमिली के एक क्लोज मेंबर हैं, वो 25 साल की लड़की है जिसको लॉन्ग हॉल है, तो शी डेवलप्स विजुअल डिस्टर्बेंसेस, तो उसको ये नेक मसाज से बड़ा फर्क पड़ता है। स्पाइनल कॉलम पंपिंग से बड़ा फर्क पड़ता है। वो कैसे है कि अगर आप बैठे हुए हैं तो अपने आप को आगे पीछे रॉक करें या साइड टू साइड मूव करें, तो उससे जो फ्लूइड्स हैं वो दे मूव अ लिटिल मोर, तो ड्रेनेज जरा सी बढ़ जाती है, तो दे फील बेटर। उसके बाद इन्फ्लेमेशन अंडर कंट्रोल। सो मोस्ट कॉमनली जो फर्क पड़ता है वो है विद स्टेरॉइड्स। लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जहां पर इवन हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर, दे हैव नॉट बीन एबल टू फिगर आउट कि टिनिटस को और विजुअल डिस्टर्बेंस को कैसे ठीक करें। उसके बाद है पोस्ट कोविड कॉफ। तो आपने ये देखा होगा कि बाज़ औक़ात
پیشنٹ جو ہے وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے پر کہتے ہیں جی مجھے کھانسی آتی رہتی. میں نے شروع میں دیکھا تھا کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن سے بڑا فائدہ ہوتا تھا, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ اتنے ہوتے تھے کہ اٹ از یوز لیس کہ آپ کھانسی کے لیے ہائیڈروکسی کو یوز کر رہے ہو. ایسپرین جو ہے دیٹ ہیز بین ویری یوزفل. ایون اینٹی ٹسو اتنا نہیں کام کر رہے پوسٹ کووڈ کاف میں جتنا ایسپرین ہیلپ کرتی. اب ناؤ وٹ از نیکسٹ ان تھراپیوٹکس میں اگلی کیا چیزیں آ رہی؟ ایک تو ویکسین بوسٹرز. آج کل اس کا بہت یہاں پہ مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ جی کیوں بوسٹرز, ابھی تو پہلے ویکسین لگوائی ہے. تو جو ہمیں لیٹرز آئے کہ ویکسین بوسٹرز یہاں پر کیسے لگ رہی ہیں, جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں یا کوئی اسٹیرائڈس لے رہے ہیں یا امیونو سپریسڈ ہیں یا آرگن ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ ہیں یا 60 ایئر سے اوپر ہیں جن کے امیون سیل may not be functioning as well یا انکنٹرول ڈائبٹیس ہے, ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر بوسٹر لگوا لیں تو آپ کا امیون سسٹم دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائے گا. اور یہ ایکچولی اٹ میک سینس یہ ہے کہ اگر میں اس میں بس یہ ایک آخری ٹاپک ہے اور اس کے بعد وی آر ڈن. سوری کہ میں نے آپ کو اتنا ٹائم دیا ہے. دیکھیے جب ہم نے ویکسین دی تو لیٹ سے یہاں پر ویکسین کو انٹروڈیوس کیا. ویکسین کو انٹروڈیوس کیا تو اس کے لیٹ سے یہ سیکنڈ ڈوز کا ویک بعد یعنی فلی پروٹیکٹڈ ٹائم ہے. تو اس وقت ان کے آئی جی جی اور آئی جی اے دونوں بن رہے ہیں. سو میوکس میمبرینس کے اندر آئی جی اے موجود ہے, باڈی میں آئی جی جی موجود ہے. یہ رہتی ہے, جو اسٹڈی آئی تھی وہ تھی کہ 90 ڈیز تک یہ ہائی رہتے ہیں اس کے لیولز. 90 ڈیز کے بعد دی لیول اسٹارٹ ویننگ ڈاؤن اور they never go to the zero but they go to a very lower area. اور یہاں پر انٹرسٹنگلی یہاں پر ظاہر میموری بی سیل بننے شروع ہو جاتے ہیں. انٹرسٹنگ اس میں یہ ہے کہ SARS-CoV-2 کے میموری بی سیلز بون میرو میں جا کے رہتے ہیں. جو بون میرو میں جا کے پلازما سیلز رہتے ہیں they are available for 20-30 years. وہ پلازما سیل جو انفلیمیٹوری ایریا میں آؤٹ سائڈ آف دا بون میرو میں رہتے ہیں, فار ایگزامپل لمف نوڈس میں رہتے ہیں یا جہاں پہ انفلیمیشن ہوئی تھی وہاں رہتے ہیں, ان کی لائف کم ہوتی. جو بون میرو میں جا کے رہتے ہیں وہ 20-30 سال رہتے ہیں. تو یہ پلازما بلاسٹ میموری سیل میں جا بون میرو میں رہتے ہیں. جب یہاں پر پیشنٹ پہنچا اس سٹیج پر کہ ان کی اینٹی باڈی لیولز کم ہوئے, اگر یہاں پر انفیکشن ہو تو اب فار ایگزامپل لیٹس یوز ڈیلٹا ایز این ایگزامپل. ڈیلٹا نے 2 دن کے اندر اتنا ڈیمیج کرنا ہے کہ اگر کسی کی باڈی ہیبیٹس اتنا اچھا نہیں ہے تو دے ول بیکم ویری ویری ill ڈیورنگ دس ٹائم. اس کے دوران ود ان 24 to 48 hours جو میموری سیلز ہیں وہ پرولیفریٹ کریں گے اور وہ بنانا شروع کریں گے اینٹی باڈیز. بٹ دس could be late. چنانچہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ایٹ رسک ہیں, پیشنٹ سے کہہ رہے ہیں, تو کہتے ہیں آپ بجائے سے کہ ویٹ کریں انفیکشن ہو اور پھر دیکھیں کہ آپ کی باڈی رسپونڈ کرتی ہے کہ نہیں, آپ کا اگر امیون سسٹم ریسٹنگ سٹیٹ میں چلا گیا تو بوسٹر لگا لیں. بوسٹر لگائیں گے تو وہ آرٹیفیشلی امیون سسٹم کو پھر دوبارہ پوک کیا ہے تو امیون اینٹی باڈیز پھر دوبارہ بننی شروع ہو گئی. دیٹ وڈ بی ونس اگین آئی جی ایم اینڈ آئی جی اے. اینڈ اف ناؤ دی انفیکشن اکرز تو وہ اس کا بہت ہی کم سمٹم ہوں گے. Problem is this, this is also going to only live on for 5-6 months and then once again go down. That means that there will be another booster. Now the question is, can we continue to do this with the least side effects? Hope is this, yes we can do it, plus jitni der mein ye 3-4 booster lagenge utni der mein generally jo SARS-CoV-2 کا کنٹرول ہو جائے گی, پینڈیمک کنٹرول ہو جائے گی, تو فردر بوسٹرز کی ضرورت نہیں آئے گی. سو یہ ہر ایک کے اندر اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ خاص جو گروپس ہیں رسک فیکٹرز ان کے لیے ابھی تک کم از کم یہ ہے. اسرائیل میں انہوں نے 60+ کو دینی شروع کی ہے جن کی کو ماربیڈیٹیز ہیں. نیو ویکسین بیسڈ آن دا نیو ویریئنٹس, یہ چیز سب سے امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ ابھی تک جو ویکسینز ہیں وہ ساری اس کی بیس پہ بنی ہوئی ہے جو ووہان کا اوریجنل وائرس تھا. اوریجنل وائرس اور جو ڈیلٹا وائرس ہے اس میں کچھ چینجز ہیں. ابھی تک کوئی نئی ویکسین ماڈیفائی نہیں ہوئی, لیکن موڈرنا اور فائزر جو ڈیلٹا کی اسپائک پروٹین ہے اس کے لیے ویکسین بنا رہے ہیں. تو ان کی جو ویکسین نئی آئے گی اس کے اندر
वुहान के वैक्सीन की जो स्पाइक प्रोटीन है उसका भी आरएनए है, और जो डेल्टा है उसका भी आरएनए, सो इट्स एक्चुअली अ पोली आरएनए वैक्सीन, तो वो दोनों को कवर करेगी। तो वो वैक्सीन हैं जो कि अभी बन रही हैं। उसके बाद मर्क ने एक ड्रग दी है मॉल्नुपिराविर। मॉल्नुपिराविर जो है उसका फंक्शन ये है कि इट इज वो जो वायरल आरएनए बन रहा है, तो आरएनए का रॉ मटेरियल, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं इसके, ये इट एक्ट्स लाइक दैट रॉ मटेरियल, लेकिन जाहिर है कि ये फेक रॉ मटेरियल है, जैसे अक्सर एंटीवायरल होती हैं। उसके रिजल्ट में ये है कि हम जो आरडीआरपी एंजाइम है वायरस का, वो फेल हो जाता है, और उसके फेल होने की वजह से वायरस रेप्लिकेशन कम हो जाती है। इट इज वेरी सिमिलर टू आइवरमेक्टिन लाइक बिहेवियर, लेकिन बहरहाल इट इज SARS-CoV-2 टारगेटेड। तो एक तो ये मॉल्नुपिराविर जो है, ये इसके तीनों ट्रायल हो गए हुए हैं, अभी भी ट्रायल में है, लेकिन दे हैव डन मेजॉरिटी ऑफ इट। यूएस ने $1.2 बिलियन लेके उसकी पहली सेट ऑफ डोजेस को खरीद भी लिया। दैट मीन्स कि ये ड्रग आएगी ही आएगी SARS-CoV-2 के लिए। इसके साथ में फाइजर ने एक ड्रग दी जिसका भी उन्होंने नाम नहीं रखा, उसका कोड नेम है PF07321332। ये टेमीफ्लू की तरह की ड्रग है। तो टेमीफ्लू का क्या फंक्शन है कि जब वायरस, फ्लू का वायरस हमारे सेल में से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तो जो हमारे सेल की TMPRSS2 टाइप जो प्रोटीएजेस हैं, वो इसको यहाँ से काटते हैं इसको अलहदा करने के लिए, तो टेमीफ्लू उसको ब्लॉक करती है, तो वायरस अलहदा नहीं हो सकता, जाता नहीं है सेल से परे। यही वो कोशिश कर रहे हैं कि SARS-CoV-2 भी जब हमारे सेल से बड आउट कर रहा है तो वो बड आउट ना कर सके, और ये जो ड्रग है इसका काम है कि वो उसको रोकती है। तो इट इज टेमीफ्लू लाइक फंक्शन फॉर SARS-CoV-2। इसको उन्होंने टैग टीम किया है रिटोनाविर के साथ। तो ये एक और जो है 2 ड्रग्स वो आ रही हैं। और फाइनली ये मुझे सबसे, ये जो आखिरी में लिखा हुआ यहाँ पर, मुझे ये सबसे अच्छा लगता है। इधर रिसर्चर्स हैं यूएस के जिन्होंने जापानीज रिसर्चर्स के साथ मिलकर एक रिसर्च की है। उसमें इन्होंने ये कहा कि जो स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन का जो S2 यूनिट है, ये वाला S2 यूनिट है, दिस इज S1 तो S2 के साथ लगकर तो अलहदा हो गया। S2 यूनिट जब अलहदा होता है तो वो फ्यूज करता है हमारे सेल के साथ टू कॉज द वायरल फ्यूजन। इसका जो फ्यूजन पेप्टाइड है ना S2 की, these researchers found out कि सारे कोरोना वायरसेस, ह्यूमन कोरोना वायरस या SARS-CoV-2 या SARS-CoV-1 या MERS-CoV, उन सब के अंदर फ्यूजन प्रोटीन कॉमन है। तो वो कहने लगे कि अगर हम इसके खिलाफ वायरस वो बनाए वैक्सीन, तो दैट विल बिकम ए यूनिवर्सल वैक्सीन विच विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेरिएशंस। तो उन्होंने उसको बनाया एज ए प्लेटफॉर्म, और बनाया भी इसको अमीबा, उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर थी, $1 की एक डोज बनी। और जो अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें पोलियो वैक्सीन बनाने की जो फैक्ट्री हैं, उसमें अगर आप ये वाला बैक्टीरिया दे दें तो वो उसी को 1 हफ्ते के अंदर ये वैक्सीन बनाना शुरू कर सकते हैं। मुझे महसूस तो ये होता है कि चलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे पैसे ज्यादा हैं वहाँ उस चीज को ये लेके आगे चलते हैं। अभी जो मॉडर्ना या फाइजर है वो महंगी वैक्सीन हैं, तो वो उसको लेके चलते हैं। ये बहुत सस्ती है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी ड्यूरेबिलिटी बड़ी अच्छी। सो ये डिस्कशन थी आज की